तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे स्टार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट की बात करें तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जो कि आप सभी को पता है कि भैया कब स्टार्ट हुई थी, 2023 को स्टार्ट हुई है। ठीक है, 2023 को 17 सितंबर को स्टार्ट हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, बेसिकली इसमें 18 अलग अलग सेक्टरों को शामिल किया गया है, 18 अलग अलग व्यापार के क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसके तहत उन क्षेत्रों के जो कारीगर हैं, अब मान लो कि भाई अगर लोहार है तो लोहार जो है वो लोहे का काम करता है। इसी प्रकार जो बढ़ैया खाती जो होते हैं वो क्या किसका काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं। तो इस प्रकार के 18 अलग अलग सेक्टर को यहाँ पर शामिल किया गया था और उनके जो कारीगर हैं उनको अलग अलग प्रकार से सहायता दी गई थी। अब वो किसी अनुदान के माध्यम से या फिर सब्सिडी के माध्यम से हो सकता है, उनको औजार औजार उपलब्ध करवाए जा सकते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है वो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जो है वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। हाल फिलहाल चर्चा में क्यों रही और हमारी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत राजस्थान जो है वो ऋण वितरण करने में पूरे देश के अंदर दूसरे स्थान पर है। अब दूसरे स्थान पर राजस्थान है, ये तो महत्वपूर्ण है ही, पर अगर हम राष्ट्रीय लेवल की बात करें या नेशनल लेवल की बात करें तो प्रथम स्थान किसका है, किस स्टेट को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो आपको ध्यान रखना मध्य प्रदेश को जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है, मध्य प्रदेश को। आ गई बात समझ में। अगर कुल लाभार्थियों की बात करें तो आपको ध्यान रखना है 53,552 लाभार्थियों को यहाँ पर जो है वो लाभ मिला है और लगभग 466.70 करोड़ रुपए का ऋण जो है वो राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर वितरित कर दिया गया है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत राजस्थान जो है वो वितरण करने में, किसके वितरण में, ऋण के वितरण के अंदर दूसरे स्थान पर है। इसी योजना के अंदर दो तीन और पहलू हैं जिसमें राजस्थान को पहला तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन कौन से हैं? अगर हम बात करें कि कारीगरों को प्रशिक्षण देने की जहां बात आती है, कारीगरों को टूल किट वितरण की जहां बात आती है, तो उसमें राजस्थान का तीसरा स्थान है। और कुछ स्पेशल ट्रेड की बात करें, मैंने आपको क्या बताया कि भैया 18 अलग अलग ऐसे ट्रेड हैं जिनको इस योजना के तहत शामिल किया गया है। 18 ट्रेड ऐसे हैं जिनको क्या किया गया है, योजना के तहत शामिल किया गया है। इन योजनाओं में अगर हम बात करें कुछ विशेष ट्रेड, जैसे कुम्हार जो जाति हैं उनके कामगार हैं। अगर हम बात करें स्वर्णकार, मतलब जो सोने से संबंधित काम करते हैं, मूर्तिकार जो मूर्तियों से संबंधित काम करते हैं, हथौड़ा और टूल किट निर्माता जो है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर इन ट्रेड के अंदर राजस्थान का प्रथम स्थान रहा है। वैसे ऑल ओवर की बात करें तो ऑल ओवर में आपको ध्यान रखना है कि कितना स्थान है, ऑल ओवर के अंदर आपका जो वो सेकंड स्थान है। परंतु अगर हम कुछ स्पेशल ट्रेड, अब स्पेशल ट्रेड वही हैं जिनमें राजस्थान का प्रथम स्थान है। जैसे स्वर्ण आभूषण जो है, सोने के जो आभूषण है, उनके अंदर आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का प्रथम स्थान रहता है। ठीक है, सोने का सबसे ज्यादा काम कहाँ पर होता है, जयपुर के अंदर। ज्वेलरी का सबसे ज्यादा काम कहाँ पर होता है, जयपुर के अंदर होता है। तो जयपुर के अंदर है तो इसका मतलब ये हो गया ना, सबसे ज्यादा कामगार यहाँ पर है, तो वितरण भी यहाँ पर ही होगा इस ट्रेड का। फिर बात करते हैं कुमार जाति के जो कारीगर हैं, उनको ऋण वितरण में पहला स्थान मिला है राजस्थान को। फिर हम बात करें स्वर्णकार, मूर्तिकार हो गया, तो मूर्तियों से संबंधित यार संगमरमर का सबसे ज़्यादा खनन ही यहाँ पर किशनगढ़ मंडी में ही होता है। सबसे ज़्यादा जो कारोबार है वही किशनगढ़ मंडी में होता है। तो जाहिर सी बात है ऋण का जो वितरण होगा वो भी कहाँ पर होगा, राजस्थान के अंदर ही होगा। ठीक है, उसके बाद में जो है हथौड़ा और टूल किट निर्माता ट्रेडों के अंदर राजस्थान को क्या मिला है, प्रथम स्थान। तो प्रथम स्थान कुछ स्पेशल ट्रेड हैं जिसमें मूर्तिकार आ गया, जिसमें कुम्हार आ गया, जिसमें स्वर्णकार आ गया, जिसमें हथौड़े से संबंधित है, टूल किट निर्माण से संबंधित है, इनमें प्रथम स्थान रहा है। सेकेंड स्थान किस में रहा है, तो सेकेंड स्थान आपको ध्यान रखना ऑल ओवर जो पीएम विश्वकर्मा योजना है उसके तहत वितरण के अंदर, ऋण वितरण के अंदर सेकंड स्थान रहा है। प्रथम किसका है, तो प्रथम आपका मध्य प्रदेश का है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि कारीगरों को प्रशिक्षण देने और टूल किट के वितरण के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो ये कौन सा है, तीसरा स्थान है। आ गई बात समझ में। चले आगे। अब आपको ध्यान रखना है कि पूरे देश में लगभग औसत जो निकल के आता है कि 87,000, पूरे देश के अंदर जो औसत निकल के आता है वो 83,000 का आता है। कितने का आता है, 83,000 का आता है। परंतु राजस्थान जो है आपके नेशनल जो एवरेज है या राष्ट्रीय जो औसत है उससे भी 4,000 रुपये एक्स्ट्रा वितरित कर रहा है। मतलब ऑल ओवर औसत जो ऋण वितरण है वो 87,000 का आंकड़ा दिखाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब मैं आपसे पूछूं कि पीएम विश्वकर्मा योजना जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से था या इसको शुभारंभ कब किया गया था, तो 17 सितंबर को किया गया 2023 में, पीएम मोदी द्वारा या प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका जो है वो इनोग्रेशन किया गया था। कितने कुल ट्रेड इसमें शामिल है, तो आपको ध्यान रखना है कुल 18 ट्रेड या 18 छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। आगे बात समझ में। चलें आगे। अब क्योंकि हम रैंकिंग की बात कर रहे हैं, राजस्थान की रैंक या राजस्थान के स्थान की बात कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग चीज़ों के लिए
नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर, देश स्तर पर हमें जो है वो अलग अलग कार्यक्रमों के अंदर रैंकिंग जारी की गई है, वो हम देख लेते हैं। जैसे मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत निशुल्क औषधियां, सर्जिकल जो इक्विपमेंट हैं उनके वितरण के लिए, टांकों के लिए राजस्थान को पूरे देश में प्रथम स्थान मिला है। ये तो आप मान के चलना कि जो मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना है वो अपने आप में बहुत ही उम्दा है, अपने आप में बहुत ही, यूँ मान के चलिए, अनुकरणीय है। कई ऐसे अदर स्टेट हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं या इसको देखकर अपने स्टेट के अंदर नई नई योजना लागू कर रहे हैं, इसी के अनुकरण में, इसी की आप ये मानिए कि कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपको ध्यान रखना ही है कि मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना है, इसके तहत प्रथम स्थान मिला है। फिर साइबर सुरक्षा और प्रभावी मॉडल, स्पेशली हम बात करते हैं जो खातों का ट्रांजैक्शन होता है ना, स्कैम होते हैं, जैसे आपके खाते से 50,000 रुपए निकल गए, आपके खाते से 1 लाख रुपए निकल गए, ओटीपी पूछ लिया किसी ने, तो इस प्रकार के जो प्रकरण हैं उनमें उस अमाउंट को, उस राशि को तुरंत रूप से फ्रीज करवाने के लिए या इंस्टेंट अगर कार्रवाई की बात करें तो उसके अंदर जो है राजस्थान का कौन सा स्थान है, पूरे देश भर में 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। आगे बात समझ में, साइबर सुरक्षा के अंदर कौन सा है? 5वां है। अगर निशुल्क दवा वितरण, टांकों से संबंधित, सर्जिकल से संबंधित अगर हम बात करें तो उसमें कौन सा है? प्रथम स्थान है। हम बात करें ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईडीबी बोलते हैं जिसे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत जो है, भारत के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ईज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर कौन सा है? चौथा स्थान है। साइबर सुरक्षा के अंदर कौन सा है? 5वां स्थान है। बात करें मुख्यमंत्री निशुल्क दवा वितरण की तो उसमें कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। अगर हम बात करें पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत देश भर में ऋण वितरण से संबंधित राज्यों की जो रैंकिंग हुई है उसके अंदर कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, एमएसएमई की स्थापना के अंदर राजस्थान का जो है वो टॉप 5 राज्यों के अंदर शामिल है। इसी प्रकार हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि जो शहद उत्पादन है उसके अंदर भी जो है वो राजस्थान 5 जो टॉप शीर्ष राज्य हैं उनमें शामिल है। मैंने आपको बताया था कि पूरे देश का जितना भी शहद उत्पादन होता है, हनी प्रोडक्शन होता है, उसमें राजस्थान का कितना रोल है? 9% का। मतलब अकेला राजस्थान जो है वो देश भर के 9% शहद का उत्पादन करता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग के 2026 के तहत राजस्थान को लीडर स्टेट की श्रेणी के अंदर रखा गया है कि भैया यहाँ से स्टार्टअप जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो रहे हैं और नंबर ऑफ जो स्टार्टअप्स हैं वो भी आपको यहाँ पर जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। आगे बात समझ में, रैंकिंग की वापस पूछूं क्या आपको? भाई मुख्यमंत्री दवा जो वितरण होती है निशुल्क, उसमें कौन सी रैंकिंग है? पहली है। पीएम विश्वकर्मा के अंदर कौन सी है? दूसरी है। उसके बाद में बात करें साइबर सुरक्षा है तो साइबर सुरक्षा में 5वीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर कौन सी है? टॉप 5 में शामिल है। एमएसएमई की बात करते हैं तो एमएसएमई के अंदर कौन सा है? 5 राज्यों के अंदर शामिल है। ठीक है, फिर हम बात करें स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग के अंदर लीडरशिप श्रेणी के अंदर इसको क्या किया गया है? रखा गया है। आगे बात समझ में, तो रैंकिंग से संबंधित चीजें समझ में आई या नहीं आई? वापस से रिपीट करें या रहने दे? 2 बार रिपीट कर लिए, एक बार और लास्ट में हम कर लेंगे। एक और आपको ध्यान रखना है कि कोटपुतली बहरोड की एक पंचायत है जिसका नाम क्या है? बामनवास काकर पंचायत। बामनवास काकर पंचायत है, इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले पेपर्स के अंदर आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पक्का देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, इसको पूर्णतः जैविक प्रमाणित ग्राम पंचायत घोषित की और ये राजस्थान की नहीं है। राजस्थान के साथ साथ में उत्तर पश्चिमी भारत का जो एरिया है, उत्तर पश्चिम भारत का जो एरिया है उसमें अपने आप में प्रथम ऐसी ग्राम पंचायत या प्रथम ऐसी ग्रामीण निकाय बनी है, ग्रामीण जो है वो बॉडी बनी है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कौन सी है? बामनवास कांकर पंचायत है। बामनवास कांकर पंचायत है। कहाँ पर स्थित है? तो कोटपुतली बहरोड के अंदर। कोटपुतली बहरोड की बामनवास कांकर पंचायत जो है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि पूर्णतः जैविक प्रमाणित सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली अपने आप में प्रथम ग्राम पंचायत है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये तो हमने रट लिया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कुछ एरिया डिसाइड किया गया है। कितना एरिया है? कृषि भूमि के लिए 1500 हेक्टेयर का है और पशुधन जो है वो 6000 से अधिक पशु हैं। इनको चयनित किया गया है और चयनित करने के बाद में ये कहा गया है कि भैया यहाँ पर जो है ना तो किसी दवाई का इस्तेमाल किया जाएगा कृषि के लिए, खेती के लिए, मतलब आप कीटनाशक वगैरह जो पेस्टिसाइड है उनका छिड़काव वगैरह आपको कृषि में नहीं करना है। पूरे तरीके से बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है, जो जैविक खाद है उसका इस्तेमाल करना है, केंचुआ खाद का इस्तेमाल करना है और उसी के उपयोग के साथ में आपको जो है वो खेती करनी है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी पशु हैं विशेषकर, तो उनके लिए भी आप किसी दवा वगैरह का इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर कही गई है।
तो यहाँ तो ना तो रसायन डालेंगे और ना ही पशुओं को कोई रासायनिक उत्पाद यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि भैया राजस्थान की या फिर हम बात करें उत्तर पश्चिमी भारत की, तो उत्तर पश्चिमी भारत जो है, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित ग्राम पंचायत कौन सी है, तो वो बामनवास कांकर पंचायत है। इसमें कुल मिलाकर 7 बस्तियों को शामिल किया गया है। 7 बस्तियों के नाम आप यहाँ पर देख सकते हो। एक तो बामनवास हो गया, टोलावास हो गया, बेरावास हो गया, इसके साथ साथ में नांगल हेडी हो गया, रोहेवाला हो गया, बदाना की भाल हो गया और खरियों की डाणी हो गई। ये कुल 7 बस्तियां इसमें शामिल की गई हैं और 7 बस्तियों को मिलाकर जो पंचायत बनती है उसे हम राजस्थान की या फिर उत्तर पश्चिमी भारत की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित ग्राम पंचायत घोषित कर चुके हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है, इसकी विशेषता क्या है कि रसायन मुक्त खेती होगी, पारिस्थितिकी पशुपालन होगा, सामुदायिक नेतृत्व के आधार पर निर्णय होंगे और प्रीमियम ऑर्गेनिक बाजार से जुड़ाव रहेगा। आगे बात समझ में। अब इससे फायदा क्या रहेगा? फायदा एक तो देखो स्वास्थ्य, अगर आप रसायनों का केमिकल का उपयोग नहीं कर रहे खेती में, तो आप जो है वो बहुत शानदार तरीके के उत्पादन अपने खाने के अंदर इस्तेमाल करोगे। गेहूं वगैरह है, फसल है, दलहन है, तो वो सारी सारी चीज़ें आपको स्वास्थ्य के रूप में जो है वो लाभ मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद में जैविक विविधता में यहाँ पर सुधार रहेगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी और मृदा एवं जल संरक्षण है, इसको बढ़ावा मिलेगा। आगे बात समझ में, चले आगे, चलो भी। फिर आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जनवरी 2026 में एक अधिसूचना जारी की है और अधिसूचना के माध्यम से कहा कि भी राजस्थान का जो कुंभलगढ़ का जो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है, कौन सा अभ्यारण्य है? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है। यहाँ पर ESZ मतलब क्या है? इको सेंसिटिव जोन हम घोषित कर रहे हैं। मतलब इसकी जो सीमा है ना, इसकी जो सीमा है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की, मान लो ये सीमा है ना, इसके 0 से लेकर 1 किलोमीटर तक, 0 से 1 किलोमीटर तक जो ये एरिया है, इस एरिया को कितना, 0 से 1 किलोमीटर, 0 से 1 किलोमीटर तक का जो एरिया है, इस एरिया को क्या घोषित किया है? स्पेशल इकोनॉमी, स्पेशल इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन जो है उसको घोषित किया है। इसका मतलब ये है कि इस क्षेत्र के अंदर, मतलब इसका जो सीमा क्षेत्र था उससे बाहर 1 किलोमीटर तक ना तो आप कोई खनन कर सकते हो, ना ही किसी प्रकार की जो अनवांटेड मानवीय हस्तक्षेप है वो कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से आप शिकार वगैरह नहीं कर सकते, वन्य जीव और जंतुओं को परेशान नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ESZ मतलब इको सेंसिटिव जोन जो है यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। किसके द्वारा किया है? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया है और 0 से 1 किलोमीटर तक यहाँ पर फैलाव रहने वाला है इसका। बात करें कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की, तो ये लगभग 610 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है 3 जिलों के अंदर। कौन कौन से हैं? पाली है, उदयपुर है और राजसमंद है। पाली, उदयपुर और राजसमंद के अंदर लगभग 610 किलोमीटर में ये वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो फैला हुआ है। ठीक है, आगे बात समझ में। फायदा क्या रहने वाला है कि अनियंत्रित विकास यहाँ पर रोका जाएगा, खनन यहाँ पर रोका जाएगा और औद्योगिक विस्तार को यहाँ पर क्या किया जाएगा? रोका जाएगा। आगे बात समझ में, चले आगे। ठीक है, अब भरतपुर का जो केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें 2 विशेष उपस्थितियां दर्ज की गई हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है यूट्रिकुलेरिया, एक तो क्या है? यूट्रिकुलेरिया है, और एक पौधा है जिसका नाम, एक पक्षी है जिसका नाम है कॉमन सेल्डक। ये कॉमन सेल्डक जो है ये यूरोपीय पक्षी है और ये पहले होता क्या था कि यूरोप से उड़कर यहाँ पर आता था और प्रजनन वगैरह करता था और उसके बाद में वापस चला जाता था। अब लास्ट 10 साल से ये आना बंद कर दिया इसने। अब चाहे परिस्थिति या जलवायु चेंज मान लो और कुछ ही मान लो, इसके जो है वो कंडीशन सेट नहीं हो रही थी यहाँ पर। अब जाकर ये जो लगभग 10 वर्ष बाद में इसको जो है यहाँ पर देखा गया है, ये आप देख सकते हो। कॉमन सेल्डक नाम है, कॉमन सेल्डक। कहाँ का है? यूरोप का पक्षी है। ठीक है, कहाँ पर देखा गया है? तो भरतपुर के अंदर केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर इसको देखा गया है। आगे बात समझ में। दूसरा है यूट्रिकुलेरिया नाम का एक पौधा है। यूट्रिकुलेरिया नाम का एक पौधा है जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, पीले पीले पत्ते होते हैं। अब ये क्या करता है? जो छोटे छोटे कीट पतंगे हैं, जो आपके जो हम फिटकले, आप जो बोलेंगे फिटकली, तो फिटकली जो है ये खाजा है। तो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं ना जिन्हें छिपकली वगैरह खाती हैं, उस प्रकार से ये जो है वो प्रथम मांसाहारी है। ये मान के चलिए कि मांसाहारी पौधा है। ये क्या है? मांसाहारी पौधा है। और इसका जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी ध्यान रखना आ चुका है। कहाँ पर आया है? पटवारी की एग्जाम में।
उस समय भी दिखा था ये। पटवार की एग्जाम में भी देखने को मिला था, वापस से भी इसको जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। आगे बात समझ में। यूट्रिकुलेरिया नाम का एक मांसाहारी पक्षी है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लेडर वॉल्ट, ब्लेडर वॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये ध्यान रखना है, भरतपुर स्थित केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ये देखने को मिला है। आगे बात समझ में यहां तक, चलें आगे। चलो, तो एक फिर है आपका शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, कहां पर है, बारा के अंदर। इसमें रस्टी स्पॉटेड केट मिली है। अब इसकी खासियत क्या है, ये विश्व की सबसे मतलब बिल्ली की जो प्रजातियां हैं, अब बिल्ली की प्रजाति में शेर भी आता है, बिल्ली की प्रजाति में चीता भी आता है, बिल्ली की प्रजाति में जो है वो आपका बाघ भी आता है, वो सारे के सारे जो है वो बिल्ली की प्रजाति में आते हैं, ठीक है। अब ये सबसे छोटी है, बिल्ली की प्रजाति में सबसे छोटा जंतु यही है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रस्टी स्पॉटेड गेट, इतना होता है ये छोटा सा, ठीक है। तो रस्टी स्पॉटेड जो केट है, ये कहां पर देखने को मिली है, शेरगढ़ के अंदर मिली है, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य बारा के अंदर देखने को मिली है। इससे पहले भी देखने को मिली क्या, बिल्कुल 2 साल पहले ये जो है ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में मिली थी। 2 साल पहले कहां पर मिली है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। और बात करें वर्ष 2025 की, तो वर्ष 2025 में राजस्थान के अंदर सरिस्का अभयारण्य के अंदर इसको देखने को मिला है। तो पहले 2 साल पहले केवलादेव में थी, फिर अभी 2025 में सरिस्का में थी, और 26 में शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य बारा के अंदर है, ठीक है। आगे बात समझ में, 3 चीजें हमने देखी हैं। एक तो आपका जो है वो इसके अंदर भरतपुर केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय अभियान के अंदर यूट्रिकुलेरिया मिला था, और साथ साथ में आपको कॉमन शेल्डक मिला है यहाँ पर। अगर हम बात करें बारा के अंदर, तो बारा में शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है, यहाँ पर रस्टी स्पॉटेड गेट, ये दिख रही है ना आपको, रस्टी स्पॉटेड गेट मिली है। और ये आपको ध्यान रखना है, पूरे विश्व के अंदर मुख्य रूप से 2 ही देशों के अंदर पाई जाती है। कहाँ कहाँ, एक तो भारत के अंदर और एक श्रीलंका के अंदर, भारत और श्रीलंका के अंदर ही पाई जाती है। परंतु 1-2 बार जो है छोटी मोटी घटनाएं नेपाल में भी देखने को मिली है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रख लेना, इसको अपने आप में जो है वो विशेष बनाती है। आगे बात समझ में, तो राजस्थान के अंदर ध्यान रखना है कि भैया रस्टी स्पॉटेड केट कहां पर मिली है, तो वर्तमान में 2026 की बात करें तो शेरगढ़ में मिली है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूं यहां पर, वरना तो फिर एक बार देख के निकल लेते अपन यहां से। शेरगढ़ बारा के अंदर है, इससे पहले कहां पर मिली, सरिस्का में मिली थी, इससे बाद में फिर और कहां मिली है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर देखने को मिली है। आगे बात समझ में। अब हम बात करें पुरस्कारों की, तो पुरस्कार में आपको ध्यान रखना है कि ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन, ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन का एक समारोह हुआ था, कहां पर हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। वहां पर राजस्थान का जो डिस्कॉम है राजस्थान की डिस्कॉम्स हैं, उनको पीएम कुसुम योजना के तहत 3 कंपोनेंट होते हैं, आप सभी को पता है, कंपोनेंट ए, बी और फिर सी। तो ध्यान रखना, कंपोनेंट सी जो है, कंपोनेंट सी के अंदर बेहतर प्रदर्शन के लिए राज्य को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से सम्मानित किया है, गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहां पर कुछ डाटा भी रखे गए, भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई मनमर्जी से अवार्ड दे देंगे, कुछ डाटा होंगे, कुछ फैक्चुअल चीज होंगी, तथ्य होंगे, उनके आधार पर बेहतर प्रदर्शन जो करता है यही अवार्ड मिलेगा। तो ध्यान रखना यहाँ पर दोनों ही चीज़ें दी गई कि वर्तमान में हमारे डाटाज क्या हैं, वर्तमान में हमारे आंकड़े क्या हैं, और फिर हमारा लक्ष्य क्या है 2026 के अंत तक, ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। तो ध्यान रखना, कंपोनेंट सी के तहत कुल 899 प्लांट, 2333 मेगावाट क्षमता के 899 प्लांट यहाँ पर स्थापित किए जा चुके हैं। ऑलरेडी यहाँ पर क्या किए जा चुके हैं, 2333 मेगावाट के 899 प्लांटों की स्थापना यहाँ पर हो चुकी है, कंपोनेंट सी के तहत, ठीक है। बात करें लाभार्थी किसान की, तो 1,41,589 किसान यहाँ पर लाभान्वित हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 1,41,589 किसान जो है यहाँ पर लाभान्वित हो चुके हैं। कुल सौर संयंत्रों की बात करें कंपोनेंट ए और कंपोनेंट सी के अंदर, तो ध्यान रखना 2,877 मेगावाट के 1,307 प्लांट यहाँ पर स्थापित हो चुके हैं। अब हमारा टारगेट क्या है कि भैया जो यहाँ पर मेगावाट क्षमता जो 2,333 है, इसे हम बढ़ाकर क्या कर दें, 5,018 मेगावाट कर देंगे, ठीक है। जो यहाँ पर 899 प्लांट हैं, उनको बढ़ाकर हम कितना करेंगे, 1997 प्लांट कर देंगे। कब तक करेंगे, दिसंबर 2026 तक, मतलब 2026 के अंत तक। फिर हम बात करें जो किसान हैं, उनकी संख्या लगभग डबल कर देंगे। जो वर्तमान में 1,41,589 हैं, इसे बढ़ाकर 3,62,197 किसान हम यहाँ पर करने वाले हैं। आगे बात समझ में आई या नहीं आई, तो ध्यान रखना, नई दिल्ली में ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन का एक प्रोग्राम हुआ, वहां पर राजस्थान डिस्कॉम्स को
कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के तहत सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से? तो गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, फिर हम बात करें प्लांट की, तो 2333 मेगावाट क्षमता के 899 प्लांट वर्तमान में कार्यरत हैं। अगर हम बात करें इनको कितना बढ़ाएंगे, तो 1997 प्लांट हम यहाँ पर जो है वो 5018 मेगावाट क्षमता के करने वाले हैं। फिर हम बात करें 1,41,000 जो वर्तमान में किसान लाभान्वित हो रहे हैं, उनको बढ़ाकर हम कितना कर देंगे? 3,62,000 कर देंगे। आ गई बात समझ में? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये चीज यहाँ पर जो है वो पोस्टर के माध्यम से भी बताई गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे नजर ऐप। एक एप्लीकेशन है नजर ऐप। इसे राजस्थान पुलिस के एक अधिकारी हैं जो एडिशनल कमिश्नर थे कुंवर राष्ट्रदीप, इनके द्वारा डिजाइन किया गया, इनके द्वारा इसे लागू किया गया। इसका काम क्या है? बेसिकली इसका काम ये है कि देखो आप और हम अक्सर जब अखबार पढ़ते हैं ना, तो आपको कई बार ये सूचना या कई बार ये न्यूज़ देखने को मिलती है कि भाई फलाने घर में बुजुर्ग दंपति रह रहे थे, एक वृद्ध महिला, एक बुजुर्ग महिला और बुजुर्ग पुरुष रह रहे थे, बच्चे बाहर थे, नौकर लगाया था और नौकर ने जो है वो रात को गला रेत कर और फिर हत्या कर दी या फिर चोरी करके ले गए। ऐसी घटना को देखते हुए राजस्थान पुलिस के अधिकारियों ने ये सोचा कि हम क्यों ना एक एप्लीकेशन बना लें जिससे नौकर जो हम रखते हैं, सर्वेंट जो हम रखते हैं, उनका ऑथेंटिकेशन, उनका वेरिफिकेशन होना आसान हो जाए। जनरली होता क्या है, भौतिक सत्यापन के लिए हमें थाने का चक्कर निकालना पड़ता है, थाने में जाना पड़ता है। तो इस चीज से बचने के लिए 12 जून 2025 को राजस्थान पुलिस के अधिकारियों द्वारा एक ऐप लॉन्च की गई जिसका नाम क्या है? नजर ऐप। अब इस नजर ऐप का आपको ध्यान रखना है कि इसमें प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन भी होता है, इसमें सर्वेंट या नौकर का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी होता है। इसमें अब अगर कोई एब्सेंट हो गया तो उसके बारे में बताया जाता है। अगर किराएदार हैं तो उनका भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होता है। मान लो आप कहीं किराए पर जाते हो या आप का मकान है जयपुर के अंदर, सीकर के अंदर, कहीं भी, और आप जो है वो अपना मकान किराए पर देते हो और आपको यूं लगता है कि यार किराएदार का रजिस्ट्रेशन तो होना ही चाहिए, कल को हो सकता है किराएदार कोई बदमाशी कर जाए। ऐसी कंडीशन में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है और उस रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए, सुलभ बनाने के लिए नजर ऐप जो है इसको लागू किया गया था। अब वर्तमान में चर्चा में क्यों है? ये बात है 12 जून 2025 की, परंतु वर्तमान में आपको ध्यान रखना है कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन श्रेणी के अंदर इसे स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन के अंदर इसे स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कौन सी ऐप है? नजर ऐप। आ गई बात समझ में? फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो माई कैरियर एडवाइजर ऐप। ये एक एप्लीकेशन है जिसे शिक्षा मंत्रालय, केंद्र सरकार की शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी परख द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। क्यों किया गया? देखो होता क्या है, जनरली जैसे 10th बच्चे ने कर ली तो सबसे बड़ी उसके सामने जो समस्या आती है या घर वालों के सामने, पेरेंट्स के सामने समस्या आती है, वो यह है कि भैया अब इसे सब्जेक्ट कौन सा दिलाएं? 10th के बाद में साइंस दिलाएं, ह्यूमैनिटीज का कोई सब्जेक्ट दिला दें, कॉमर्स दिला दें, तो ये चीज़ जो है वो बच्चे के सामने आती है। ठीक है, उस समय तो हो सकता है बच्चे ने किसी भी प्रकार से या पेरेंट्स ने भी जो है वो सब्जेक्ट कोई ढंग का ले लिया होगा। अब उसके बाद में बच्चे के सामने दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है 12th के बाद। 12th के बाद में उसको लगता है कि भैया अब मैं किस स्ट्रीम में जाऊं, इंजीनियरिंग करनी है या फिर अगर उसने ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट ले रखे हैं तो वो किसकी तैयारी करे, कौन सा कोर्स करे। इसके लिए अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एक एप्लीकेशन जारी की है जिसका नाम क्या है? माई कैरियर एडवाइजर ऐप। इसमें आपको 3 प्रकार की सुविधाएं मिलती है। एक तो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है जिससे यह एप्लीकेशन जिस प्रकार से कोडिंग की गई है, जिस प्रकार से इसको प्रोग्राम किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग ये आपका आईक्यू लेवल चेक करती है। तो सबसे पहले जो है आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट इसमें देना होता है। उसके बाद में ध्यान रखना इंटरेस्ट, आपका क्या इंटरेस्ट है, उसके लिए आपका एक टेस्ट लेता है कि भैया आपको पढ़ना पसंद है, आपको खेलना पसंद है, आपको जो है वो ग्राफिक्स पसंद है, आपको जो ऑनलाइन गेम है वो खेलना पसंद है, उसके अनुसार आपका इंटरेस्ट इसमें जाना जाता है। तीसरा स्टेप क्या होता है कि आपकी वैल्यूज क्या है। ये तीनों स्टेप से जब आप गुजर जाते हो उसके बाद में लगभग 1500 प्लस, लगभग 1500 प्लस कैरियर ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उनमें से सबसे बेहतरीन आपके लिए क्या हो सकता है, वो चीजें आपको यहाँ पर सामने बता देगा ये। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो कैरियर गाइडेंस के लिए इस ऐप को बनाया गया है, डिजाइन किया गया है, जिसका नाम क्या है? माई कैरियर एडवाइजर ऐप। नोडल एजेंसी क्या है? तो शिक्षा विभाग राजस्थान है, राजस्थान लेवल पे, स्टेट लेवल पे। अगर विकास की बात करें तो शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी परख द्वारा इसका जो है वो कोडिंग और डिजाइन की गई है। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थियों की रुचि को जानना, उसकी योग्यता को जानना, कौशल के आधार पर उसे पर्सनलाइज्ड कैरियर गाइडेंस देना है।
ठीक है। ये तीन जब आप चरण से गुजर जाओगे तो मोटा मोटी आपके बारे में ये सारी जानकारी ले लेगा और उसके बारे में ये बता देगा कि भैया आपको आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो कैरियर गाइडेंस आपको देने वाला है। आ गई बात समझ में। फिर एक और ऐप जो है उसको लॉन्च किया गया है 27 जनवरी 2026 को। कौन सी है? अपना खाता मोबाइल ऐप। देखो इसमें ध्यान रखना है कि रेवेन्यू से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे काम आपको यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। जैसे जो ग्रामीण परिवेश के आदमी है वो जानते होंगे कि सबसे ज्यादा अपना जो काम पड़ता है ना वो पड़ता है जमाबंदी का। ठीक है, मानचित्र का कि भाई कोई योजना जानी है, फ्री बीज वितरण हो रहे हैं, यूरिया खाद है उसका वितरण हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, या फिर आपको जो है वो लोन लेना है, केसीसी कार्ड से अगर ऋण लेना है, तो ऐसी सभी कंडीशन के अंदर जमाबंदी की आवश्यकता होती है। तो जमाबंदी अगर आपको निकालनी है तो वर्तमान में क्या प्रोसेस है कि आप ऑनलाइन पोर्टल जो है रेवेन्यू बोर्ड का वहाँ पर जाओ, उसका प्रिंट आउट लो, पटवारी से हस्ताक्षर कराओ। ऐसा प्रोसेस अब नहीं रहने वाला। इस एप्लीकेशन के माध्यम से अपना खसरा नंबर डाल दो या खाता नंबर डाल दो, उसके बाद में आपकी जो जमाबंदी है यहाँ से ही निकल जाएगी। सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, उसका प्रिंट आउट ले लो। ठीक है। और कौन सी सुविधाएं यहाँ पर रहेंगी? विभागीय जो परिपत्र है, मतलब जो रेवेन्यू बोर्ड के जो सर्कुलर हैं, गिरदावरी से जुड़ी सेवाएं हैं, वो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेंगी। इसके अलावा गैर राजकीय प्रतिबंध भूमि की रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और क्या सुविधा है? विभिन्न प्रकार की नकल अगर आपको करनी है, जमीन की नकल होती है ना, तो जमीन की नकल आपको उपलब्ध करवानी है तो वो हो सकता है। नामांकन या सीमा ज्ञान आपको करना है कि भाई मेरा जो खेत है या मेरा जो प्लाट है उसकी सीमाएं किस किस और अन्य व्यक्ति की खेत से लगती है, मेरे लेफ्ट साइड में किसकी जमीन है, मेरे राइट साइड में किसका मकान है, वो सारे के सारे सीमांकन ज्ञान आपको यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। सहमति से विभाजन अगर करना है, मान लो एक व्यक्ति है, उसके दो पुत्र हैं, दो संतान है, दोनों आपस में 50-50% संपत्ति को डिवाइडेशन करना चाहते हैं, विभाजित करना चाहते हैं, तो सहमति से अगर कोई विभाजन हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, अगर आपने किसी भी प्रकार का आवेदन कोई किया है, उस आवेदन का वर्तमान में स्टेटस क्या है, उसका वर्तमान में स्थिति क्या है, वो सारी की सारी जानकारी आपको किस एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। अब अपना खाता मोबाइल ऐप के अंदर आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो रेवेन्यू से संबंधित सारी सर्विसेज के लिए कौन सी एप्लीकेशन है? अपना खाता मोबाइल ऐप। फिर हम बात करें कि भाई कैरियर से संबंधित है तो माई कैरियर एडवाइजर ऐप है। और सर्वेंट ऑथेंटिकेशन के लिए, किराएदारों के ऑथेंटिकेशन के लिए कौन सी है? नजर ऐप है। आगे बात समझ में। फिर कुछ प्रोग्राम है जैसे स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान, इसे 30 जनवरी से 13 फरवरी तक जो है वो संचालित किया जाएगा। अब क्योंकि फरवरी का करंट अफेयर पढ़ेंगे तो हम वापस से देख लेंगे इसको कि 13 फरवरी तक क्या क्या घटनाक्रम हुआ है। 30 जनवरी को ध्यान रखना, कुष्ठ निवारण दिवस हम मनाते हैं। 30 जनवरी को क्या मनाते हैं? कुष्ठ निवारण दिवस मनाते हैं। वहां से स्टार्ट किया है और 13 फरवरी तक हम लेके जा रहे हैं। थीम क्या है? थीम है एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड एंश्योरिंग डिग्निटी। मतलब जो भेदभाव है कुष्ठ रोग को लेकर, उसको मिटाना है, उसको कम करना है। कम ही क्या मतलब मिटाई देना है। और साथ ही साथ एंश्योरिंग डिग्निटी मतलब गरिमा जो है उसको पुष्ट करना है। गरिमा में जीवन हर व्यक्ति जिए, इसको क्या करना है? इंश्योर करना है। आगे बात समझ में। नोडल एजेंसी कौन सी है? तो नोडल एजेंसी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार है। उद्देश्य क्या है कि समाज में फैली हुई भ्रांतियों को जड़ से खत्म करना है। कुष्ठ रोग से संबंधित कोई भी भेदभाव समाज में व्याप्त नहीं रहना चाहिए, उपस्थित रहना नहीं चाहिए। इसके बारे में हम यहाँ पर बातें करने वाले हैं। आगे बात समझ में। ठीक है। अब इसको जो है वो 3 स्तर पर लागू किया जाएगा। सबसे पहले आपका पंचायत स्तर पर। ठीक है। पंचायत के बाद में आपको ध्यान रखना है, पंचायत स्तर के बाद में ब्लॉक स्तर और फिर जिला स्तर, 3 स्तर पर जो है वो इसे लागू किया जाएगा। पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर। और अगर कोई व्यक्ति कुष्ठ रोग से प्रभावित था और वर्तमान में उसने कुष्ठ रोग को हरा दिया है, कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना, ग्राम सभा की जितनी भी मीटिंग होती हैं उनमें उन्हें विशिष्ट अतिथि बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। इस अभियान के तहत, तो स्पर्श स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान के तहत कब लागू किया गया? 30 जनवरी से 13 फरवरी तक किया गया। ठीक है। कुष्ठ निवारण दिवस कब है? तो 30 जनवरी को है। ठीक है। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है प्रेरणा 1.0। प्रेरणा 1.0 जो अभियान है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंडिया के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया था। कब किया गया? जनवरी 2024 में। ठीक है। अब इसे जो है वो बढ़ाकर 2.0 के रूप में एक्सटेंड किया गया है और इसे 19 जनवरी 2026 से लेकर 19 फरवरी 2026 तक इसे लागू किया जाएगा। प्रेरणा की फुल फॉर्म ध्यान रखना है, प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी से पी लिया है, प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन
एंड अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस, मतलब प्रेगनेंसी से संबंधित जितनी भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि भैया किस प्रकार से एक बार जब गर्भ ठहर जाता है, एक बार जब महिला जो है या कोई लेडीज प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे किस प्रकार से ध्यान रखना है, किस प्रकार से उसके टीकाकरण होने चाहिए, वैक्सीनेशन उसका कैसे होना चाहिए, वो सारी की सारी जानकारी इस अभियान के तहत उपलब्ध कराई जाएंगी। और क्या कहा गया है, दो भागों में है, एक तो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए है, एक ध्यान रखना अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए, मतलब जब बच्चा बचपन में रहता है, छोटा रहता है, तो स्टार्टिंग के जो स्पेशली जो 1000 दिन होते हैं, स्पेशली जो 1000 दिन है स्टार्टिंग के किसी बच्चे के जन्म के बाद में, उनकी क्या महत्ता रहती है, उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, उन सभी चीज़ों के बारे में इस अभियान में जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। इस अवधि के अंदर है तो 19 जनवरी से 19 फरवरी लगभग 1 महीने के लिए अभियान चलाया गया है। आगे बात समझ में। अगर नोडल एजेंसी की बात करें तो कौन है, निदेशालय समेकित बाल विकास सेवा, ये इसकी एजेंसी रहने वाली है। इसमें आपको ध्यान रखना है गर्भवती महिलाओं को, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, आकांक्षी जिलों की किशोरियों को 100% पंजीकरण यहाँ पर करवाया जाए, और इसके साथ साथ में उनकी 14 अंकों की जो आभा आईडी है, कितने अंकों की, 14 अंकों की जो आभा आईडी है, जिससे केंद्र सरकार ने संचालित किया है, और इसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक आभा आईडी के अंदर एक व्यक्ति की स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो सारी की सारी उपलब्ध रहेंगी। भाई आपको कोई डायबिटीज रोग है, आपको कोई सीरियस रोग है, आपकी हेल्थ हिस्ट्री क्या रही है, आपकी जो हेरिडिटी, मतलब आपको कोई पीढ़ियों से कोई गलत रोग तो नहीं मिल गया है, तो वो सारी जानकारी आभा आईडी के अंदर संचित रहेगी। ठीक है, तो आभा आईडी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बच्चों की आधार और आयुष्मान आईडी बनाई जाएंगी। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनवाड़ी में पंजीकरण करवाया जाएगा। जीवन के 1000 दिन, मैंने बताया था ना, प्रथम 1000 दिन जो है उसका महत्व आपको बताया जाएगा। बच्चों की वजन और लंबाई मापकर पोषण ट्रैकर अपलोड किया जाएगा। तो ये सारी जानकारी जो है ये प्रेरणा 2.0 अभियान के तहत जारी की जाने वाली है। ठीक है, तो आभा आईडी के लिए ध्यान रखना 14 अंकों का, 14 अंकों की आभा आईडी जो है वो प्रत्येक व्यक्ति की बन जाए, ये भी हम सुनिश्चित करने वाले हैं। आ गई बात समझ में। तो प्रेरणा 2.0 है, ये 19 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक ये अभियान संचालित किया जाएगा। इसके बारे में हम फरवरी वाले महीने में भी वापस से पढ़ लेंगे। फिर आपको ध्यान रखना है केंद्र सरकार ने एक सेंटर बनाया है जिसका नाम है I4C। I4C का मतलब क्या है, इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। अब उसमें होता क्या है कि राज्यवार जितने भी क्राइम होते हैं या क्राइम से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं उनको एक जगह इंटीग्रेटेड किया जाता है। एक जगह क्या किया जाता है, एकीकृत किया जाता है, जिससे कार्रवाई करने में आसानी रहती है, डाटा को एक्सेस करने में आसानी रहती है। ठीक इसी तर्ज पर जिस प्रकार केंद्र सरकार ने I4C बनाया है, मतलब इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया है, उसी प्रकार ध्यान रखना है राजस्थान पुलिस अकादमी, जो कि आपकी कहां पर है, जयपुर के अंदर, जो कि आपकी कहां है, जयपुर के अंदर है, उस वहां पर जो है वो एक R4C, मतलब इंडिया वाला हटा दो और राजस्थान का लगा दो, तो राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया है। तो मतलब इंडिया वाला जो है वो राज्यों के बीच में काम करता है। इंडिया वाला किसके बीच में काम करता है, राज्यों के बीच में काम करता है। ठीक इसी प्रकार जो राजस्थान लेवल का है, मतलब R4C से जो सेंटर है, राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, ये क्या करेगा, जिलावार जितनी भी सूचनाएं होती हैं क्राइम से संबंधित, उन सभी को आपस में कोऑर्डिनेट करने का काम करेगा, उन सभी को एकीकृत करने का काम करेगा, इंटीग्रेट करने का काम करेगा। आगे बात समझ में। ठीक है, तो यह जो है सभी जिलों के बीच साइबर अपराध की सूचना साझा करेगा और अनुसंधान के लिए केंद्रीकृत हब का काम करने वाला है। मतलब अगर कोई जांच वगैरह हो रही है तो डायरेक्ट यहां से डाटा उठाया जा सकता है। ठीक है, इसका इनॉग्रेशन हुआ उस समय अमित शाह जी जो है यहाँ पर मौजूद थे। तो अमित शाह जी ने और क्या क्या किया है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खेलो इंडिया के तहत राजस्थान पुलिस अकादमी में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का इनॉग्रेशन किया है। मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का इनॉग्रेशन यहाँ पर किया गया है। इसके साथ साथ में ध्यान रखना 8000 प्लस कांस्टेबलों की ज्वाइनिंग एक साथ में हुई है। 8000 प्लस कांस्टेबलों की क्या हुई है, ज्वाइनिंग हुई है, जिसमें आपको ध्यान रखना है 2500 प्लस क्या है, महिलाएं हैं। 2500 प्लस क्या थी, महिलाएं थी। इसके अलावा ध्यान रखना कि माहेश्वरी अंतर्राष्ट्रीय महाधिवेशन का आयोजन कहां पर हुआ है, जोधपुर में, और इसमें चीफ गेस्ट के रूप में किसने पार्टिसिपेट किया है, अमित शाह जी ने किया है। तो ये जितने भी प्रोग्राम है इनमें सभी जो है वो मुख्य अतिथि कौन थे, अमित शाह थे। ठीक है, तो I4C जो है इसकी तर्ज पर क्या बनाया गया है, R4C। R4C का मतलब है राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। स्थापना कहाँ हुई, राजस्थान पुलिस अकादमी में हुई, कहाँ, जयपुर के अंदर हुई। ठीक है, और खेलो इंडिया के तहत एक जो है वो आपका मल्टीपर्पज इंडोर हॉल RPA में हुआ। 8000 कांस्टेबलों की नियुक्ति हुई, जिसमें 2500 प्लस क्या है, महिलाएं। आ रही है यहां पर समझ में बात।
फिर हम थोड़ा सा स्पोर्ट्स का सेक्शन देखते हैं। स्पोर्ट्स को एक तो यहाँ पर देखेंगे और एक एंडिंग में और देखने वाले, दो सेक्शन के अंदर हम राजस्थान की स्पोर्ट्स को डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 69th मतलब 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर और स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI के द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि शिक्षा विभाग की आगे जो है वो वैकेंसी आ ही रही है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की कंटिन्यूसली, तो वहां पर भी ये चीजें आपको काम आएंगी क्योंकि शिक्षा विभाग का पर्टिकुलर इवेंट है, तो ये आपको महत्वपूर्ण है आपके लिए और ध्यान रखना है। इसका आयोजन ध्यान रखना भैरूपुरा सीकर के अंदर किया गया है। आयोजन कहाँ किया गया? भैरूपुरा सीकर के अंदर इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। और मुख्य जो कार्यक्रम था उसमें मुख्य अतिथि प्रवेश साहिब वर्मा जो उप मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं और जाबर सिंह खर्रा जो अपने यूडीएच मंत्री हैं, ये दोनों जो है इस कार्यक्रम के अंदर पार्टिसिपेशन कर रहे थे और इन्होंने जो है वो इसका मुख्य कार्यक्रम का आयोजन करवाया है, ठीक है। आयोजक की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि भी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर और इसके साथ साथ में स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका आयोजन कराया गया है। कहां पर? सीकर के अंदर 19 से 24 जनवरी को इसका आयोजन हुआ था। विजेता की बात करें तो राजस्थान ने जो है वो इसको 13 रन से जीता है। राजस्थान ने क्या किया है? 13 रन से जीता है। और दूसरा स्थान किसका रहा है? जम्मू कश्मीर का रहा है। तो राजस्थान ने कितने रनों से जीता? 13 रनों से। ये ध्यान रख लेना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद में 69वीं नेशनल स्कूल बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन गुना MP के अंदर हुआ था। इसमें आपको ध्यान रखना है राजस्थान ने 3 तो गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 कांस्य, कुल मिलाकर कितने मेडल जीते हैं? 8 मेडल, ठीक है। 8 मेडल जीते हैं। अंडर 14 स्कूल टीम के अंदर 3 गोल्ड सहित 8 पदक जीते हैं, जिसमें स्वर्ण पदक कौन है? यश कुमार है, छत्रपाल हैं और अनिराज चौधरी। यश छत्रपाल और अनिराज जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। रजत पदक की बात करें तो अंश रावत और गौरव माकड़ ने रजत जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। और अगर हम बात करें कांस्य की तो कांस्य में ध्यान रखना कुशाल वंश और जयवर्धन, कुशाल वंश और जयवर्धन ने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप जो है फोटो एक बार छोड़ देना, दूसरे इवेंट की लग गई। फिर आपको ध्यान रखना है राजस्थान स्टेट सीनियर शूटिंग वॉल चैंपियनशिप। इसमें आपको ध्यान रखना है कि भी इसका आयोजन सीकर में हुआ था। रजत पदक जो है मतलब उप विजेता जो रही है वो जयपुर रही है, चाहे हम बात करें पुरुष वर्ग की और चाहे महिला वर्ग की। परंतु स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो स्वर्ण पदक जो सीनियर शूटिंग चैंपियनशिप थी जो सीकर में आयोजित हुई है, इसके अंदर गंगानगर ने और महिला वर्ग में अजमेर ने जीता है। तो पुरुष में किसने? गंगानगर ने जीता है और महिलाओं में किसने जीता है? अजमेर ने जीता है, ठीक है। तो राजस्थान स्टेट सीनियर शूटिंग बॉल चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ? सीकर के अंदर हुआ है। और पुरुष में गंगानगर और महिलाओं में अजमेर ने जीता है स्वर्ण पदक। और रजत की बात करें तो दोनों ही इवेंट के अंदर आपको जयपुर जो है वो रजत पदक देखने को मिलेगा जयपुर के अंदर। फिर आपको ध्यान रखना है सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप। सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन वाराणसी में हुआ है। आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि देखो पुरुष वर्ग की विजेता और महिला वर्ग की विजेता आप ध्यान रखो या नहीं रखो, परंतु महिला वर्ग में हरियाणा को हराकर राजस्थान ने इसमें कांस्य पदक जीता है। तीसरे स्थान पर रहा है राजस्थान, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। राजस्थान की खिलाड़ी रजनी को व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर बेस्ट ब्लॉकर का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, व्यक्तिगत रूप से सम्मानित इसको किया गया है, ठीक है। तो सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? पहली बात वाराणसी के अंदर। विजेता कौन है? तो पुरुष वर्ग में भारतीय रेलवे और महिलाओं के अंदर केरल है। महिलाओं की बात करें तो हरियाणा को हराकर कांस्य पदक किसने जीता है? राजस्थान ने जीता। इतनी बात ध्यान रख लेना। आ गई बात समझ में? चलें आगे। देखो ये स्पोर्ट्स वाले जो इवेंट हैं पहले हम होता क्या था, ये छोटे इवेंट कवर ही नहीं करते थे, पर अब क्योंकि RPSC ने और अधीनस्थ बोर्ड ने ट्रेंड चेंज कर ही दिया है और ट्रेंड चेंज करने के बाद में वो जो है वो छोटे छोटे इवेंट हैं इनको भी बार बार पूछ ही रहे हैं। इसलिए जो है हमें ये पढ़ने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, हमारे लिए हमें जो है पढ़ने आवश्यक हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के अंदर आपको ध्यान रखना है आयोजन स्थल वाराणसी के अंदर है। राजस्थान महिला टीम ने कांस्य पदक जीता है। और पुरुष वर्ग की बात करें तो भारतीय रेलवे इसमें विजेता रहा है। महिला की बात करें तो केरल जो है इसमें विजेता रहा है। बेस्ट ब्लॉकर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो राजस्थान की खिलाड़ी रजनी को जो है वो बेस्ट ब्लॉकर का अवार्ड दिया गया है। फिर हम बात करते हैं 34वीं राष्ट्रीय बेंच प्रतियोगिता। इसका आयोजन फरीदाबाद में हुआ था और जालोर की खिलाड़ी हैं आकांक्षा गुप्ता, सॉरी आकांक्षा कुमावत, आपको फोटो में दिख रहा होगा यहाँ पर। इन्हें जो है आपको ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ द इंडिया का अवार्ड दिया गया है। स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने दो अलग अलग श्रेणी के अंदर, दो अलग अलग कैटेगरी के अंदर जो है वो 57 kg वर्ग के अंदर स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन सी है? एक तो इक्विपेड
इक्विप्ड बेंच प्रेस और एक क्लासिक बेंच प्रेस। कुल मिलाकर जो बेंच प्रेस होता है ना, जैसे लेट के और फिर चेस्ट पे यूं अपन उठाते हैं तो उसको बेंच प्रेस बोल देते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आयोजन कहाँ हुआ है, फरीदाबाद के अंदर हुआ है। कौन सी है? तो 34वीं राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता है। ठीक है। उसके बाद में बात करना है कि भैया आकांक्षा कुमावत का संबंध किस जिले से है, तो जालौर से है। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। आगे बात समझ में, चलें आगे। फिर आपको ध्यान रखना है 69th राष्ट्रीय स्कूल तीरंदाजी प्रतियोगिता, आयोजन कहाँ हुआ? रांची में। तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान की जो कंपाउंड टीम प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन बनी है। राजस्थान जो है वो कंपाउंड टीम प्रतियोगिता इवेंट के अंदर राजस्थान की जो टीम है ये ओवरऑल विजेता रही है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है राजस्थान ने कुल 8 पदक जीते हैं। 8 में से 5 तो हैं गोल्ड, 2 हैं रजत और एक क्या है? कांस्य पदक है। 5 गोल्ड, 2 रजत, 1 कांस्य। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 8 पदक और भी बताए थे क्या? 8 पदक मैंने बताए थे नेशनल स्कूल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में। वहां पर क्या था? 3 तो आपके गोल्ड थे, 2 सिल्वर थे और 3 जो है कांस्य थे। ठीक है। अब बालिका वर्ग की बात करते हैं तो कुमकुम, मणिका, कनिष्का, मधु, इन्होंने महाराष्ट्र की टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। आर्यन पारिक ने व्यक्तिगत रूप से जो है वो स्वर्ण पदक जीता था। और मिक्स्ड टीम में कुमकुम और आर्यन ने की जोड़ी जो है, इन्होंने तीरंदाजी प्रतियोगिता के अंदर क्या किया है? गोल्ड मेडल आपका जीता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर 5 आपके गोल्ड थे और 2 आपके कौन से हैं? कांस्य है। और 2 रजत हैं और 1 कांस्य है। आगे बात समझ में। फिर हम देखेंगे कि एडिनबर्ग में आयोजित स्कॉटिश ओपन स्क्वैश में जयपुर की खिलाड़ी दिव्यांशी जैन ने क्या किया है? अंडर 13 के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। ये थोड़ा सा देख लेना, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। एडिनबर्ग में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई है स्क्वैश की, जिसका नाम क्या है? स्कॉटिश ओपन स्क्वैश अंडर 13, मतलब 13 साल से छोटे बच्चे जो हैं इसमें भाग ले रहे थे। इसमें जयपुर की अपनी दिव्यांशी जैन है, इन्होंने आपके जो भारत की सनाया परशुरामपुरिया को हराकर और अपना खिताब जो है वो जीत लिया है। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है जयपुर शतरंज क्लब रैपिड ओपन प्रतियोगिता के अंदर रुद्र कविया ने तीसरी बार इसको जीता है। ठीक है। चलें आगे। हाँ, ये 2 इवेंट जो है वो आपके पोलो में देखने को मिले हैं। राजमाता गायत्री देवी मेमोरियल कप, जिसका आयोजन जयपुर में हुआ है। और दूसरा आपका इवेंट है राव राजा हनुमंत सिंह कप, ये पोलो का है। इसका जो आयोजन है ये भी जयपुर के अंदर ही किया गया है। तो आयोजन वाली क्लेश तो खत्म हो गई। अब आपको ध्यान रखना है कि राजमाता गायत्री देवी मेमोरियल कप जो है इसका आयोजन जयपुर में हुआ था। तो इसका विजेता कौन सी टीम है? जिंदल बेदला, ये टीम का नाम है। जिंदल बेदला टीम है वो विजेता रही है। उप विजेता कौन रही? तो ऑप्टिमस अचीवर्स जो है वो इसके उप विजेता रहे हैं। ऑप्टिमस अचीवर्स जो है वो इसके उप विजेता रहे हैं। और बात करें राजा हनुमंत सिंह कप की, तो यहां पर जो है ये विजेता रहे हैं। यहां पर क्या रहे हैं? विजेता रहे हैं। ठीक है। तो राजमाता गायत्री देवी वाले में जिंदल बेदला है। और अगर हम बात करें हनुमंत सिंह कप के अंदर क्या है? ऑप्टिमस अचीवर्स जो है वो इसके विजेता रहे हैं। उप विजेता कौन रहा है? जयपुर रहा है। आगे बात समझ में। ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि जितेंद्र सिंह है, इन्हें कबड्डी राजस्थान कबड्डी संघ का निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया है। जितेंद्र सिंह को कबड्डी संघ का अध्यक्ष बना दिया। और साथ ही साथ अशोक कुमार शर्मा को जो बेसबॉल फेडरेशन का उपाध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है। भारतीय बेसबॉल फेडरेशन का उपाध्यक्ष बनाया गया। तो अशोक को नेशनल लेवल पे फेडरेशन का उपाध्यक्ष बनाया है। और अगर हम बात करें जितेंद्र सिंह को राज्य स्तर पर जो कबड्डी का आपका एसोसिएशन है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। देखो ये अपॉइंटमेंट वाली चीज़ है ना राजस्थान की, ये आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक अलग सी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, उसका प्रिंट आउट ले लेना। उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वैसे भी है ना, स्टैटिक रूप से भी जो अब जैसे मंत्रालय हैं तो मंत्रालय जितने भी मंत्री हैं वो सारे के सारे उसमें लिस्ट मिल जाएगी। राज्यपाल है, आपकी जो महाधिवक्ता हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट पोस्ट आपकी हैं, सूचना आयोग से संबंधित है, जितने भी आयोग हैं आरपीएससी वगैरह से, तो वो सारे के सारे वहाँ पर मिल ही जाएंगे। और जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुई है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे कबड्डी एसोसिएशन का अध्यक्ष है तो जितेंद्र सिंह है, तो इनको बनाया गया, तो उस लिस्ट में आपको अपडेट करके और 2 या 3 दिन में आपको एप्लीकेशन पे उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है रुड़की के अंदर नेशनल पैरा पावर लिफ्ट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसमें राजस्थान की सुनीता धोबी ने 79 केजी के अंदर 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। 79 केजी के अंदर कौन से कितने मेडल जीते हैं? 2 मेडल जीते हैं। किसने जीते हैं? तो सुनीता धोबी ने जीते हैं। किस वर्ग के अंदर जीते हैं? तो 79 केजी के अंदर जीते हैं। आगे बात समझ में। चलें आगे या रिपीट करें?
चलो ठीक है। तो जितेंद्र सिंह ने जो है वो कबड्डी का निर्विरोध अध्यक्ष बनाया है। अशोक जी हैं, अशोक को बनाया है बेसबॉल फेडरेशन का उपाध्यक्ष। ठीक है। रुड़की में कौन सी प्रतियोगिता आयोजित हुई? तो नेशनल पैरा पावरलिफ्ट चैंपियनशिप आयोजित हुई, जिसमें सुनीता धोबी ने 79 केजी के अंदर 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है। और कौन सी इवेंट है? तो राज्य स्तरीय अंतर जिला सिविल सेवा टेनिस में आयोजन जो है वो कोटा में हुआ, और स्वर्ण पदक किसने जीता है? जयपुर ने जीता है। अंतर जिला सिविल सेवा टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन कोटा में हुआ है, स्वर्ण पदक जयपुर ने जीता है। और एक आरयूएफसी अंडर 16 विंटर कप जो है ये जीत लिया गया है। फुटबॉल का कप होता है, ध्यान रखना। राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल वले ने अंडर 16 विंटर कप का जो है वो यहाँ पर खिताब जीता है, बेंगलुरु को हराकर क्या किया है? अंडर 16 के अंदर ये विंटर कप का आयोजन जो किया गया था उसका खिताब यहाँ पर जीत लिया है। देखो इन इवेंट्स में कुछ समझाने लायक कुछ नहीं है, एक एक दो दो लाइन आपको देखनी पड़ेंगी। मैं एक बार बोल दूंगा तो आपको पढ़ने में सहायता रहेगी, रिवीजन करने में सहायता हो जाएगी। बाकी अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो इसको। पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में उपलब्ध कराई दी है। टेस्ट सीरीज आपकी जो है वो पूरी की पूरी उपलब्ध करा दी है। तो अगर आपने नहीं डाउनलोड की है एप्लीकेशन तो वो कर लेना, वहाँ पर इनरोल कर लेना। और नॉमिनल प्राइस के अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, नॉमिनल प्राइस में आपको जो है वो नोट्स भी मिल रहे हैं, क्लासेज भी मिल रही हैं, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध रहती हैं। ठीक है। और क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। फिर ध्यान रखना है, भरतपुर के ललित कुमार भारद्वाज हैं जो कि सर छोटूराम संस्था से जुड़े हुए हैं। इनको अभी हाल फिलहाल के अंदर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से पुरस्कृत किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि अभी अहमदाबाद के अंदर जो है एक इवेंट का आयोजन हुआ था जिसका नाम क्या है? भारत के इंटास एनिमल्स हेल्थ द्वारा आयोजित पावर ऑफ वेट प्रोग्राम जो है इसका आयोजन किया गया था, जो कि मुख्य रूप से गिद्धों के संरक्षण के लिए काम करता है। मुख्य रूप से किसके लिए काम करता है? गिद्धों के संरक्षण के लिए काम करता है। और इसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए, इसमें भाग लेने के लिए इन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बात समझ में? तो इन्हें किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? तो भरतपुर के ललित कुमार भारद्वाज को किया गया है। सर छोटूराम संस्था से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है। गांधी नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल के द्वारा दिया गया था। प्राप्तकर्ता कौन है? तो रामकरण यादव जो कि कोटपुतली के निवासी हैं, इनको ये सम्मान दिया गया। 2 4 5 सम्मान है, वन लाइनर है, डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है। राजस्थान एसोसिएशन घाना की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एम्बेसडर है, जिनका नाम क्या है? इनाया खान, इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो घाना जो पश्चिमी अफ्रीका के अंदर है, इसमें आयोजित समारोह में राजस्थान एसोसिएशन घाना के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर इनाया खान को सम्मानित किया गया है। लीगल वन ब्लू अवार्ड से सम्मानित किसे किया है? विनीत गुप्ता को किया है। ये एडवोकेट है, ध्यान रखना। क्या है? वकील है। और इनको सम्मानित किस अवार्ड से किया है? लीगल वन ब्लू अवार्ड से सम्मानित किया है। फिर आपको ध्यान रखना है, राजस्थान वुमेन्स ग्लोरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? डॉक्टर रुचि सोगरवाल को किया है। मिस उर्वशी अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? रितिका चौधरी को किया है, जो कि झुंझुनू से संबंधित है। चारों वापस से देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से सम्मानित किसे किया है? भरतपुर के ललित कुमार को किया है। फिर हम बात करते हैं गांधी नोबल शांति पुरस्कार, जो कि नेपाल की गांधी पीस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर रामकरण यादव को दिया गया है, जो कि कोटपुतली से। फिर इनाया खान जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर हैं, इन्हें घाना के अंदर जो है वो राजस्थान एसोसिएशन घाना के द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे लीगल वन ब्लू अवार्ड जो है वो विनीत गुप्ता को दिया गया है। वैसे वकील वैसे विनीत, ऐसे याद रख लेना, है ना। लीगल सर्विसेज है वो वकील के द्वारा दी जाती है और विनीत को है। ठीक है। फिर राजस्थान वुमेन्स ग्लोरी अवार्ड जो है वो डॉक्टर रुचि सोगरवाल को दिया गया है। मिस उर्वशी अवार्ड जो है वो रितिका चौधरी झुंझुनू को दिया गया है। आ गई बात समझ में? 2 3 अवार्ड और भी हैं, उनको भी हम साथ में पढ़ लेते हैं। हाँ। फिर मिस इंडिया ग्लेम का अवार्ड जो है वो तमन्ना राव जयपुर को दिया गया है। मिसेज इंडिया ग्लेम का अवार्ड श्वेता कुमाऊत को दिया गया है। मिसेज वोग स्टार का अवार्ड सिंधु जायसवाल को दिया गया है। और इसके साथ साथ में आपको क्या ध्यान रखना है? 1 2 अवार्ड और भी हैं, उनको साथ में देख लेते हैं अपन। हाँ। राजस्थान की भीलवाड़ा की 17 वर्षीय युवा लेखिका है जिजीविषा जोशी। ये अपने आप में प्रेरणात्मक चीज है आपके लिए। ये जिजीविषा जोशी आपको दिख रही है, इसे एक तो देश रत्न अवार्ड दिया गया है, एक तो क्या दिया गया है? देश रत्न अवार्ड दिया गया है, और एक इंडियन ग्लोरी पुरस्कार दिया गया है। दोनों पुरस्कार इनको दिया गए हैं। ये क्या है? लेखिका है।
अब इनका देखो एक बात बताओ, इनको इस प्रकार की एक बीमारी है जिससे समय के साथ साथ में इनकी हड्डियां, जो मांसपेशियां हैं, आंतड़ियां हैं, वो अपने आप कमजोर होती जाएंगी। ठीक है, तो ये पूरा लाइफ अपना जो है वो पूरा नहीं कर पाएंगे, लाइफ साइकिल जो है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। गंभीर रूप से बीमार होने के बावजूद इन्होंने बहुत शानदार तरीके की किताबें लिखी हैं। अगर पहली किताब की बात करें तो इनकी पहली जो किताब है वो है डोर टू द फिफ्थ डायमेंशन। बेसिकली आपको साइंस अगर आपने पढ़ी है तो हमारे जो है वो 4 डायमेंशन होती है। पांचवी डायमेंशन की यहाँ पर आध्यात्मिक रूप से बात की जा रही है, मतलब जो पांचवा हमारे जीवन का डायमेंशन है वो कौन सा रहेगा, आध्यात्मिकता रहने वाली है। इस प्रकार की बात इन्होंने करी है अपनी किताब के अंदर। ठीक है, 17 वर्ष इनकी आयु है। कौन से जिले से संबंधित है, भीलवाड़ा से। नाम क्या है, तो जिजीविसा जोशी है। ठीक है, जीने की इच्छा जो है उसको क्या बोलते हैं, जिजीविसा बोलते हैं। आगे बात समझ में। पुरस्कार कौन से हैं, तो देश रत्न पुरस्कार है, और इसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है इंडियन ग्लोरी पुरस्कार है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ अवार्ड है, इनके बारे में हमने साथ में ही बात कर ली है। और अब जो है हम रेगुलर हमारा जो करंट अफेयर है उसको कवर करते हुए चलेंगे। फिर आपको ध्यान रखना है, एक बाड़मेर के निवासी हैं दीपक शारदा। बाड़मेर के निवासी हैं दीपक शारदा। इन्होंने एक सिस्टम बनाया है कि भैया जिस प्रकार से हम टेक्निकली, अगर आपने कंप्यूटर पढ़ाओ तो एक आईपी एड्रेस होता है, किसी भी कंप्यूटर का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। अगर आपने एसएसओ आईडी के माध्यम से अगर आपका एडमिट कार्ड वगैरह प्रिंट किया हो ना, तो उसमें देखना नीचे एक लिखा हुआ आता है 135.6, इस प्रकार से नीचे लिखा होता है आईपी एड्रेस के नाम से। तो वो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर का एड्रेस होता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार एक पर्टिकुलर मोबाइल नंबर होता है ना, इंडिविजुअल मोबाइल नंबर है जो कि रिपीट नहीं होता है, जिसको अलग व्यक्ति को अलॉट नहीं कर सकते। भाई मेरे पास जो मेरा मोबाइल नंबर है वो आपके पास थोड़ी हो जाएगा, सेम सेम थोड़ी हो जाएंगे, हमारे नहीं होंगे। इसी प्रकार से ध्यान रखना, जो बाड़मेर के निवासी हैं दीपक शारदा, इन्होंने 7 अंकों के आधारित स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम जो है वो जारी किया है। मतलब अब आपको अलग से ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है कि C32 गुजर की थड़ी जयपुर, इस प्रकार से एक एड्रेस लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप 7 नंबर का अपना डिजिट दोगे तो उससे आपकी एड्रेस की लोकेशन जो है वो ट्रेस हो जाएगी डायरेक्ट। आपको बड़ा सारा एड्रेस लिखने की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है, आपको अक्सर लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल 7 अंक होंगे। और इसके माध्यम से जो है वो 1 मीटर की एक्यूरेसी के साथ में, मतलब 1 मीटर की एक्यूरेसी में आपका एग्जैक्ट जो है वो लोकेशन आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। इसको क्या कहा गया, भारत पिन कहा गया। कितने अंक हैं, 7 अंक है। ठीक है, किसने इसका इनोवेशन किया है, किसने इसका आविष्कार किया है, तो बाड़मेर निवासी दीपक शारदा द्वारा जो है इसका इनोवेशन किया गया है। काम कैसे करता है, देखो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो तो 7 अंक होते हैं, जिसमें से पहला जो अंक होगा वो जिले को दर्शाता है। ठीक है, और उसके बाद में जो है वो धीरे धीरे जो है वो अक्षर वगैरह इसमें रिपीट नहीं होंगे, इंडिविजुअल रहेगा हर एड्रेस, और हर एड्रेस का नंबर। और इस नंबर को क्या कहते हैं, भारत पिन कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है, इसे 30 नवंबर को लॉन्च किया गया था, और गूगल प्ले स्टोर पर ये वर्तमान में अपलोड है, उपलब्ध है। और दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ के अंदर नवाचार को मोबिलिटी कैटेगरी के अंदर विजेता घोषित किया था। मोबिलिटी कैटेगरी में क्या किया है, विजेता घोषित ऑलरेडी कर चुके हैं। लॉन्च कब हुआ, 30 नवंबर को हुआ है। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब कुछ आयोजन हुए हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। विशेषकर बात करें अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव की और मरु महोत्सव की, यहाँ से क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, जनवरी महीना अपने आप में महत्वपूर्ण रहता है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, करंट अफेयर की दृष्टि से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गणतंत्र दिवस आयोजन होता है, उसमें झांकियाँ होती हैं, उनकी थीम होती है, उनकी रैंकिंग होती है। फिर आपके पद्म पुरस्कार हो जाते हैं, अन्य जो पुरस्कार है जैसे अशोक चक्र है, आपका कीर्ति पुरस्कार है। तो इस प्रकार के जो पुरस्कार हैं उनकी अनाउंसमेंट होती है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जनवरी फरवरी के आसपास में इतने सारे जो है वो कार्यक्रमों का आयोजन होता है। आपने देखा होगा इस बार इवेंटों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि हर बार ही होती है। मरु महोत्सव है, ऊंट महोत्सव है, इनका आयोजन लगभग जनवरी और फरवरी के आसपास ही होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन ऑलमोस्ट जनवरी की मिड के अंदर होता है, तो उसके क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है। क्यों, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर में हुआ है। कब, 9 से 11 जनवरी को। आयोजक कौन है, तो जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग। इसमें भी ध्यान रखना, आयोजन कौन होगा, जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग होगा। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कुछ इवेंट होते हैं, अलग अलग इवेंट होते हैं। जैसे डाडी मूच का भी इवेंट होता है, साफे का भी इवेंट होता है, दौड़ का भी होता है, मटका दौड़ का होता है, नींबू का होता है, एक चम्मच डाल के और उसमें नींबू डाल देते हैं, फिर उसको दौड़ाया जाता है। तो अलग अलग इवेंट होते हैं। पर आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या है, मिस मरवण कौन है, मिस बिकाना कौन है, ढोला मरवण कौन है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मिस्टर बिकाना जो है वो कौन है, लखन पारिक है। मिस मरवण कौन है, मिस मरवण अंकिता सुथार है।
मिस बिकाना कौन है, वापस से रिपीट करो। मिस बिकाना लखन पारिक है। फिर हम बात करें मिस मरवण कौन है, तो अंकिता सुथार है। बात करें ढोला मरवण कौन है, तो ढोला मरवण जो है वो संयुक्त रूप से दिया जाता है, तो किशोर कल्ला और स्वाति कल्ला को जो है वो ढोला मरवण की उपाधि दी गई है, ये टाइटल जो है वो दिया गया है। फिर हम बात करते हैं कार्यक्रम के दौरान लक्ष्मीनाथ मंदिर से लेकर रामपुरिया हवेली तक हेरिटेज वॉक प्रमुख आकर्षण रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कब हुआ, 9 से 11 जनवरी को हुआ। कहां पर हुआ, बीकानेर के अंदर हुआ। किसके द्वारा हुआ, जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग राजस्थान के द्वारा हुआ। ठीक है। फिर मिस बिकाना कौन रहा, तो लखन पारिक रहा। मिस मरवण कौन रही, तो अंकिता सुथार रही है। और जो संयुक्त रूप से आपका टाइटल दिया जाता है उसको क्या नाम दिया है, डोला मरवण। तो ये किसके द्वारा दिया गया, किशोर कल्ला और स्वाति कल्ला के द्वारा दिया गया। आ गई बात समझ में। फिर हम बात करते हैं मरु महोत्सव की। मरु महोत्सव का आयोजन जो है वो 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक किया गया है। 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया है। इसमें आपको ध्यान रखना है, मिस्टर पोखरण जो है वो मनीष सेन है, मिस पोखरण जो है वो वर्षा भाटी है, मिस मूमल जो है वो कुसुम पवार हैं जो बीकानेर से हैं, इंपॉर्टेंट है। और मिस्टर जैसलमेर सॉरी मिसेज जैसलमेर कौन है, ताज। तो ये चारों नाम आपको ध्यान रखने हैं इसमें मरु महोत्सव में। और ये जो 3 नाम है वो आपको ध्यान रखने हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव के अंदर। आ गई बात समझ में, चलें आगे। फिर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन हुआ है जिसमें 2 बर्ड फेस्टिवल आपके आयोजित किए गए हैं। एक तो 9वां जयपुर बर्ड फेस्टिवल जो कि जयपुर में है, और 12वां उदयपुर बर्ड फेस्टिवल जो कि मेनार में है। अब ये जो मेनार है आपको ध्यान हो तो रामसर साइट भी डिक्लेयर की गई है। और मुख्य रूप से किसके लिए फेमस है, पक्षियों के लिए ही फेमस है, पक्षियों का गांव भी कहा जाता है। आप तो ये बताओ कि रामसर साइट राजस्थान में टोटल कितनी है, कमेंट लिखो। क्या आपने वो लिखा क्या कि राज्यपाल का अभिभाषण किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है, या राज्यपाल के अभिभाषण के जो जिक्र है वो संविधान के किस आर्टिकल किस अनुच्छेद के तहत उसका जिक्र किया गया है। उसके बाद में आप ये भी लिखो कि भैया जो रामसर साइट है राजस्थान के अंदर टोटल कितनी है, पहले कितनी थी, 2, अब और बढ़ाकर और कितनी कर दी गई है, वो बताना मेरे को टोटल कितनी है। ठीक है। तो जयपुर बर्ड फेस्टिवल जो है वो 31 जनवरी से 1 फरवरी को हुआ है, सेम मरु महोत्सव के समय पर हुआ है, और कानोता जयपुर में हुआ है। 12वां उदयपुर बर्ड फेस्टिवल की बात करें तो ये उदयपुर में हुआ था, मेनार के अंदर हुआ है। उस उद्घाटन जो है वो चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया है। ठीक है। फिर श्री रामदेव पशु मेला जो कि माघ शुक्ल एकम से लेकर माघ शुक्ल पूर्णिमा तक मतलब 15 दिन चलता है। इसका आयोजन कहां पर किया गया है, तो मानसर गांव नागौर के अंदर इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। तो ये 4 इवेंट थे, चारों को आपको ध्यान रखना है। आ गई बात समझ में, आई या नहीं आई। 2 एक इवेंट और थे वो भी साथ में देख लेते हैं इसके। हाँ, विकसित राजस्थान यंग लीडर डायलॉग जो है इसका आयोजन राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जोधपुर में किया गया है। कहां पर किया गया है, जोधपुर में। ठीक है। उद्देश्य क्या है कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है, कौशल आधारित आजीविका से जोड़ना है। इसका आयोजक कौन है, तो जिला प्रशासन और कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग जोधपुर है। ठीक है। विकसित राजस्थान यंग लीडर डायलॉग जोधपुर। आ गई बात समझ में। फिर हम देखते हैं आरोग्यम 2026। आरोग्यम 2026 जो है इसका आयोजन 15 से 18 जनवरी को किया गया था। 15 से 18 जनवरी को किया गया। कहां पर किया गया, तो जवाहर कला के अंदर जयपुर में किया गया। उद्घाटन किसके द्वारा हुआ, तो डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी के द्वारा हुआ। अब क्योंकि आरोग्यम है, आरोग्यम का मतलब यह है कि आयुर्वेद से संबंधित, यूनानी प्रकृति से संबंधित, प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित, कुल मिलाकर आयुष की जो पद्धतियां हैं उनके बारे में यहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराई गई। भाई किसी को चेकअप करवाना है, किसी को कोई इलाज लेना है तो वो ले सकता है। और इसके साथ साथ में आयुष पद्धतियों के बारे में जानकारी भी यहाँ पर डिटेल से उपलब्ध कराई गई है। आगे बात समझ में। तो यहां पर आरोग्यम 2026 का आयोजन कहां हुआ, जवाहर कला के अंदर जयपुर में हुआ है। उद्घाटन किसने किया, तो प्रेमचंद जी बैरवा ने किया है। कार्य क्या था कि आयुष पद्धतियों के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराना, जानकारी उपलब्ध कराना, और इसके साथ साथ में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई हैं। ठीक है। और कुछ इवेंट हुए क्या, वो भी देख लें साथ में। हाँ, टिक्कर में अर्बन हार्ट सिल्क ग्राम, इसका आयोजन जो है वो 17 से 25 जनवरी को हुआ है। ठीक है। शेखावटी हस्तशिल्प मेला के अंदर। और रन फॉर स्वदेशी कार्यक्रम, इसका क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, ये पहले भी जोधपुर में हुई थी, अब की बार भी जोधपुर में हुई। कब हुई, तो 12 जनवरी को जो आपका राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में, जोधपुर के अंदर नए भारत का संकल्प और स्वदेशी स्वावलंबन थीम पर, थीम क्या है, ये रन फॉर स्वदेशी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है
कि भैया उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा संकुल जयपुर में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है। ये जब हम दिवस पढ़ेंगे उसमें भी देख लेंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस है। आपको क्या ध्यान रखना है कि 16 जनवरी को क्या है, स्टार्टअप दिवस है। ठीक है। राज्य स्तरीय किन्नू महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ है? श्री गंगानगर में हुआ है। अगर बात करें अमरूद महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ, तो सवाई माधोपुर के अंदर हुआ है। ठीक है। युवा संबल मेले का आयोजन राजकीय महिला ITI कॉलेज जोधपुर के अंदर हुआ है। फिर हम बात करते हैं कि भैया तो एक इवेंट और है, देखो मैं बताऊं आपको। हाँ, फिर ये इवेंट है ना, ये साथ में हो जाएंगे। तो हैंडीक्राफ्ट एक्सपो जोधपुर, देखो रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो जो है वो आपका कहाँ पर हुआ था? जयपुर के अंदर हुआ है। हैंडीक्राफ्ट एक्सपो कहाँ पर हुआ है? जोधपुर के अंदर हुआ है। इसका आयोजन किसने कराया? तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग ऑफ फॉर हैंडीक्राफ्ट ने इसका आयोजन कराया था। कहाँ पर हुआ है? जोधपुर में हुआ है। ठीक है। इसके मुख्य अतिथि कौन है? तो गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो है इसके मुख्य अतिथि रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है जिसका नाम है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर हुआ है? भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। ध्यान देने वाली बात क्या है राजस्थान के हिसाब से, कि इस सम्मेलन के अंदर क्रोएशिया और कजाकिस्तान जो है वो राजस्थान के पार्टनर कंट्री थे। क्रोएशिया और कजाकिस्तान क्या है? पार्टनर कंट्री है। कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? डिटेल में नहीं रखो तो ध्यान रख लेना, IICDEM। IICDEM। ठीक है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। आयोजन कहाँ पर हुआ? तो नई दिल्ली के अंदर हुआ है। हैंडीक्राफ्ट एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ? जोधपुर के अंदर हुआ है। रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ? तो जयपुर के अंदर हुआ है। ठीक है। और स्टोन मार्ट का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर के अंदर हुआ है। पक्षियों की बात करें तो एक तो जयपुर, एक आपका उदयपुर मेनार के अंदर हुआ है। ठीक है। सहकार संगम की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। ठीक है। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त जो है इसके मुख्य अतिथि रहे हैं। राष्ट्रीय महिला कला शिविर का आयोजन जो है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है। मुख्य अतिथि कौन है? राज्यपाल हरिभाऊ वागड़े। राज्यपाल हरिभाऊ जो वागड़े हैं, ये इसके मुख्य अतिथि रहे हैं। तो राष्ट्रीय महिला कला शिविर का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो राष्ट्रीय महिला कला शिविर का आयोजन राजस्थान यूनिवर्सिटी में हुआ है। फिर आपको ध्यान रखना है कि नींदड़ के अंदर, नींदड़ कहाँ है? जयपुर में। नींदड़ कहाँ है? जयपुर में। जयपुर के अंदर 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ का आयोजन हुआ है। और इस महायज्ञ को आपको क्यों पढ़ना पड़ रहा है कि इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोनों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है। इसलिए आयोजन कहाँ हुआ? निंदड़ जयपुर के अंदर हुआ है। कौन सा है? 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ हुआ है। और 8 से लेकर 18 जनवरी 2026 तक इसका आयोजन किया गया है। आ गई बात समझ में? तो ये कुछ प्रमुख इवेंट थे जो हमने एक साथ में पढ़ने की कोशिश यहाँ पर करी है। अब हम वापस से फिर पीछे से उठाते हैं। हाँ, एक ये चीज रह गई कि 150 वर्ष हुए हैं वंदे मातरम भारत कार्यक्रम के। इसका प्रथम जो संस्करण है, प्रथम जो संस्करण था वो आपका नवंबर में हमने पढ़ा था कि भाई नवंबर के अंदर जो है वो इसका आयोजन स्टार्ट हो गया था। सेकंड जो चरण है ये आपका 23 से लेकर 26 जनवरी तक इसमें आयोजन कराए जाएंगे। ध्येय वाक्य क्या है? स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम एवं स्मृति का आत्मनिर्भर भारत। मतलब इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, आपको रटने ही पड़ेंगे डायरेक्ट। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जल्दी हम कवर करते हुए चलेंगे क्योंकि राजस्थान का वैसे भी आपका जो है वो 3 घंटे की क्लास तो हो ही गई है। आधे पौन घंटे में इसको बाइंड अप कर देंगे। हम्म। तो इसमें आपको ध्यान रखना है जोधपुर में 2025 के अंदर लगभग 38 लाख जो है पर्यटक आए हैं। इसके लिए इनको जो टाइटल दिया गया है वो कंप्लीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। कंप्लीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का टारगेट टाइटल किसको दिया गया है? जोधपुर को दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2025 में 38 लाख से अधिक पर्यटकों की जो आगमन हुआ था। ठीक है। उदयपुर राज परिवार के जो सदस्य हैं लक्ष्यराज सिंह जी, इन्होंने शिकारवाड़ी के अंदर 1400 से अधिक मिट्टी के मटके वितरित किए हैं जिनमें इन्होंने 10वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और ध्यान देने वाली यह बात है कि पिछले 8 साल के अंदर विभिन्न सामाजिक कार्यों को करते हुए इन्होंने 10 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। ठीक है। जैसे अब की बार मिट्टी का बर्तनों का वितरण किया है, हो सकता है अगली बार जो है स्वेटर का वितरण कर दे, तो नंबर ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ा होता है। इसके लिए इनका क्या होता है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इनका नाम आ जाता है। ठीक है। ये हमने पढ़ ही लिया। अब राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कुल 10 आपके विधेयक थे जिनको रिटर्न किया है, जिसमें से 9 तो हैं आपके गहलोत सरकार के, 9 तो किसके हैं? गहलोत जी के।
और एक कौन सा है, वसुंधरा सरकार का। कुल मिलाकर 10 आपके विधेयक जो पहले से पेंडिंग थे उनको वापस से लौटा दिया है, जो विशेषकर ऑनर किलिंग और मॉब लिंचिंग से संबंधित है। जो भीड़ भाड़ होती है और वो इकट्ठा होकर किसी एक व्यक्ति को टारगेट करती है, मार देती है, उसका मर्डर कर देती है, तो इस प्रकार के विधेयक जो है यहाँ पर शामिल थे, जिनको राज्यपाल महोदय के द्वारा वापस से लौटा दिया गया है। ठीक है। अब जो स्वतंत्रता हमारा गणतंत्र दिवस था उसके उपलक्ष्य में आपने जो सीएम साहब हैं इन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि भी कार्मिक जो हैं, कार्मिक सेवाएं हैं, उनके सुधार के लिए, उनमें अगर कोई लूप होल है, उनमें अगर कुछ कमियां हैं सर्विसेज के अंदर, रूल के अंदर, तो उनको पूर्ण करने के लिए हम 2 कमेटियों का निर्माण करेंगे। और उसी क्रम में यहाँ पर कमेटियां बनाई गई हैं। तो कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए जो एम्प्लॉय ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो है वो एक कमेटी बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो इसकी अध्यक्षता सचिव कार्मिक विभाग करने वाले हैं। सचिव कार्मिक विभाग जो है इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं, जो कि कार्य कुशलता को, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। फिर हम बात करते हैं, अगर केडर में विसंगति हो रही है, जो बेरोजगार लोग हैं, जो जिनकी अभी तक जॉब नहीं लगी है, वो नहीं समझ पाएंगे इसको। केडर विसंगति का मतलब है कि जैसे मान लो सब इंस्पेक्टर का एक केडर है, जैसे मान लो फर्स्ट ग्रेड टीचर का एक केडर है, उसमें प्रमोशन से संबंधित, उसमें जो है वो डीपीसी से संबंधित जो भी विसंगतियां होती है, मतलब मान लो 3 साल से प्रमोशन नहीं हो रहा, 5 साल से प्रमोशन नहीं हो रहा, लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, तो ऐसे लेट होने के कारण क्या है, कमियां क्या है और उनमें और क्या सुधार हो सकता है, उन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर एक समिति का निर्माण किया है। और उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो उसकी अध्यक्षता जो है वो मुख्य सचिव करने वाले हैं। उसकी अध्यक्षता कौन करने वाले हैं, मुख्य सचिव आपके यहाँ पर करने वाले हैं। तो 2 कमेटियां बनाई गई हैं, दोनों की अनाउंसमेंट कब हुई थी, स्वतंत्र गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 2026 को यहाँ पर ये जो है वो घोषणा की गई थी। ठीक है। तो और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, एक तो देखो राजनीतिक बैठक हुई थी ना, हुई थी या नहीं हुई थी, 7 योजना 2000 करोड़ मैंने आपको बताया था, उसकी अध्यक्षता किसने की है, मुख्यमंत्री साहब ने। मैंने उस समय बताया था कि आगे 2-3 मीटिंगें होंगी, उनकी अध्यक्षता मुख्य सचिव भी करेंगे। तो आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि किस मीटिंग की अध्यक्षता कौन कर रहा है। ठीक है। तो स्टेट एम्पावर्ड कमेटी की जो बैठक हुई है वो 22 जनवरी को हुई है, और उसमें आपको ध्यान रखना है लगभग 50,000 करोड़ रुपए का विनिवेश के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। और इस कमेटी की अध्यक्षता किसने की है, तो मुख्य सचिव साहब ने की है। मुख्य सचिव साहब ने इसकी क्या है, अध्यक्षता की है। 13,000 से अधिक लोगों को जो रोजगार सृजन है उसके लिए स्वीकृति मिली है, ये आपको ध्यान रखना है। जयपुर जिले में पंचगौरव को लेकर एक जो है वो जिला स्तर की चित्रकला का प्रदर्शन किया गया था, जिसमें 5,933 विद्यालयों के 1,87,000 स्कूली बच्चों ने भाग लिया। देखो तो ठीक है, इसको नहीं भी देखोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड जयपुर ने एक योजना चलाई थी। क्या चलाई थी, कि मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना 2025। मतलब जो मुख्यमंत्री मतलब किसी भी योजना के तहत अगर आपको कोई ऋण दिया गया है, आपने उसे समय पर नहीं चुकाया, अब धीरे धीरे ऐसी स्थिति होगी, मान लो आपने लोन तो लिया था 10,000 का, फिर ब्याज हो गया जैसे 7-8 हज़ार रुपये का। ऐसी कंडीशन में अ, मुख्यमंत्री अवधि पार राहत योजना, ब्याज राहत योजना 2025-26 के तहत ये कहा गया कि भैया अब क्या करेंगे कि आपको छूट दे देते हैं कि भाई ब्याज व्याज छोड़ो, आप तो मूल मूल पकड़ा दो 10,000 रुपये। वैसे तो टोटल आपके 17 हो रहे थे, पर आप जो है हमें 10,000 रुपये पकड़ा दो, हम पूरा रफा दफा कर देंगे आपका मैटर। इस प्रकार की एक योजना चलाई जा रही थी। उस योजना का अब टेन्योर जो है वो बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ाया है, 31 मार्च 2026 कर दिया है। मतलब मार्च महीने तक क्या कर दिया है, इसको बढ़ा दिया है कि अब अगर आप देते भी हो तो भी हम जो है वो ले लेंगे, प्लेंटी वगैरह नहीं लगाएंगे आपके ऊपर। ठीक है। तो इसकी अवधि कितनी हो गई है, 31 मार्च 2026 तक हो गई है। फिर कृषक अधिकार पंजीयन पखवाड़ा का आयोजन जो है वो विशेषकर राजसमंद जिला प्रशासन की पहल पर जो है वो जारी किया गया है। इसमें 2 चरण होंगे, जिसमें पहला चरण जो है वो 1 से 17 जनवरी का होगा, और दूसरा चरण जो है वो 19 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो पहला चरण कब है, 1 से 17, और दूसरा कब है, 19 जनवरी से है। बेसिकली इसमें होने क्या वाला है कि जो भारत सरकार की एग्रीस्टेक अभियान चलाया जा रहा है। एग्रीस्टेक अभियान का मतलब ये हो गया कि भारत में उपस्थित मौजूद जितने भी कृषक हैं उन सभी के रिकॉर्ड को डिजिटल किया जाएगा। भाई कौन कौन खेती करता है, किस प्रकार की खेती करता है, कितनी उसके पास में भूमि है, कितने उसके पास में पशु हैं, उन सभी का डिजिटल रिकॉर्ड अब जो है वो एग्रीस्टेक अभियान के तहत चलाया जा रहा था। मतलब एग्रीस्टेक रजिस्ट्री जो है वो यहाँ पर की जा रही थी। अब ये कहा गया कि भैया हमने कृषक अधिकार पंजीयन पखवाड़ा चलाया है, जिसमें विशेष कर प्राथमिकता के साथ में ये काम किया जाएगा। घर घर जाकर देखो, यहाँ पर ये दिख रहा है, आप आदमी घर पे बैठा है, ये किसान सोया हुआ है, इसकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है,
डॉक्यूमेंट पूरे डाटा जो है वो डिजिटल हो रहे हैं, तो घर घर जाकर इनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ये प्रथम चरण तो 1 से 17 तक था, और दूसरा चरण जो है वो 19 से लेकर आगे जो है वो कंटिन्यू यहाँ पर चलने वाला है। ठीक है, तो ये किसकी पहल थी? तो ये राजसमंद के जिला कलेक्टर अरुण कुमार हासिजा के जिला प्रशासन के लेवल पर जो है ये पहल की गई थी। आ गई बात समझ में? चलें आगे। आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने 21 जनवरी की आपको जो मंत्रिमंडल की बैठक थी उसमें कुछ डिसीजन बताए थे क्या? मैंने आपको बताया था सेमीकंडक्टर पॉलिसी के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया था एरोस्पेस पॉलिसी के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसान क्षेत्र के अंदर जो नामांतरण होता है खरीद फरोख्त के लिए, तो वो ज़मीनों की रोकथाम के लिए, उसी में मैंने आपको एक पीटीएम वाला और बताया था, पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में। बताया था या नहीं बताया था? वो है ये। 23 जनवरी को बसंत पंचमी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर हमने जो है वो सरस्वती वंदन युवा संवाद मेगा अभिभावक शिक्षक मीटिंग पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया था। कब किया? 23 जनवरी को किया है। वैसे तो पूरे राज्य भर के अंदर इसका आयोजन हुआ है, पर राज्य स्तरीय प्रोग्राम की बात करें तो कॉमर्स कॉलेज जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। कॉमर्स कॉलेज जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री महोदय ने खुद ने यहाँ पर जो है वो पार्टिसिपेट किया था, और इसके अंदर ध्यान रखना मेगा पीटीएम आयोजित की गई थी। ठीक है, कृष्ण भोग का आयोजन किया गया था। कृष्ण भोग का मतलब है कि जैसे मिड डे मील में तो खाना मिल ही रहा है प्रॉपर, अब मान लो आपकी नौकरी लग गई कल को, आपको यूँ लगे कि यार मैं डोनेशन देना चाहता हूँ, या फिर मैं जो है वो अपने पुण्य कर्म करना चाहता हूँ कोई, ऐसी कंडीशन में राज्य सरकार ये कहती है कि मिड डे मील तो रेगुलर मिल ही रहा है, विशेष परिस्थितियों में अगर कोई पोषक और पौष्टिक भोजन, रुचिकर भोजन अगर कोई उपलब्ध करवाना चाहता है भामाशाह वगैरह की सहायता से, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? कृष्ण भोग बोल देते हैं। अब इसमें होगा क्या, जैसे मान लो आपकी नौकरी लग गई, आपके सरकारी स्कूल है गांव के अंदर, उसमें अगर आप 5,000 रुपए के लड्डू वितरित कर दोगे तो बच्चों को बढ़िया खाना मिल जाएगा एक दिन का। ठीक है, इसी प्रकार की बात है। तो कृष्ण भोग का आयोजन हुआ, पीटीएम का आयोजन मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन हुआ, निपुण राजस्थान कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन हुआ है। तो निपुण राजस्थान जो है वो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए चलाया गया है। इसमें आपको ध्यान रखना है बच्चों की पढ़ने की जो स्पीड है, लिखने की जो स्पीड है, गणना करने की जो क्षमता है, उसमें वृद्धि की जाती है। लगभग ये टारगेट रखा गया था कि 75,000 विद्यार्थी सामूहिक रूप से क्या करें? सरस्वती वंदना करें। आ गई बात समझ में? और क्या कहा गया है कि मुख्यमंत्री साहब ने इस प्रोग्राम में क्या कहा कि जयपुर के अंदर हम विदेशी भाषा संचार कौशल स्कूल ओपन करेंगे। विदेशी भाषा संचार स्कूल जो है वो कहाँ पर ओपन करने की घोषणा की गई है? जयपुर के अंदर की गई है। ठीक है, चलें आगे। अब आपको ध्यान रखना है राजस्थान संपर्क पोर्टल, राजस्थान संपर्क पोर्टल जिसका नंबर क्या है? 181। क्या काम आता है? बेसिकली इसका काम क्या है कि राज्य सरकार के जितने भी विभाग हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, अगर वहां पर कुछ अनियमितताएं आपको देखने को मिलती है, मान लो आप पानी के कनेक्शन के लिए गए, आप बिजली के कनेक्शन के लिए गए हैं, आपके क्षेत्र में सफाई नहीं हो रही है, आपका कनेक्शन लेट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप शिकायत कहाँ करोगे? क्योंकि वो डिपार्टमेंट तो काम कर ही नहीं रहा का आपका। ऐसी कंडीशन में राज्य सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम है राजस्थान संपर्क पोर्टल। अब हर व्यक्ति को हो सकता है कि इंटरनेट वगैरह पोर्टल वगैरह पर चलाना नहीं आता हो, तो उनके लिए जो है 181 नंबर लॉन्च किए थे। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? शिकायत कर सकते हो। ठीक है, और जो शिकायत आपने की है उस पर क्या इम्प्लीमेंशन हुआ है, उस पर क्या एक्शन लिए गए हैं, क्या उसका वर्तमान में स्टेटस है, उसकी जानकारी आप ले सकते हो। पर वो पोर्टल पे जाकर लेनी होती थी आपको। अब वर्तमान में राज्य सरकार ने क्या किया है, ये जो व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इस पर ही आपको मैसेज के माध्यम से ही रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी कि आपने ये शिकायत नंबर के आधार पर जो है वो शिकायत उपलब्ध कराई थी, इसका वर्तमान स्टेटस ये है और इसमें ये एक्शन लिए गए। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर व्हाट्सअप के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा क्या कहा गया है कि राज्य सूचना आयोग और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इन्फॉर्म, ये जो है वो जयपुर के अंदर एक कार्यशाला या फिर वर्कशॉप जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया गया है। ठीक है, चलें आगे। फिर है मुख्य सचिव श्रीनिवास द्वारा 18 मानकों पर पीएम श्री जो विद्यालय हैं, राजस्थान में कुल कितने पीएम श्री विद्यालय हैं? 639। इन विद्यालयों की पहली बार रैंकिंग जारी की गई है। तो इस रैंकिंग में आपको ध्यान रखना है, प्रथम स्थान किसको मिला है? धावा जोधपुर की जो पीएम श्री स्कूल है उसको मिला है। दूसरा स्थान पीएम श्री सावर अजमेर को मिला है। तीसरा स्थान जो है वो मानपुरा माचेडी जयपुर को मिला है। पहला धावा है, मतलब धावा कहाँ पर बोलेंगे? जोधपुर में। फिर शावर कहाँ लेंगे? अजमेर के अंदर, मतलब नहाएंगे कहाँ पर? अजमेर में। और जूती वगैरह कहाँ पर पहनेंगे? मानपुरा माचेडी जयपुर के अंदर पहनेंगे। इस प्रकार से इनकी सीरीज जो है वो याद रखनी है, रैंक जो है वो याद रखनी है। पहला कहाँ है? धावा जोधपुर के अंदर है। दूसरा कहाँ है? सावर अजमेर के अंदर है। तीसरा मानपुरा माचेडी के अंदर है, जयपुर के अंदर है। ठीक है, अब पीएम श्री योजना जो है इसका संचालन ध्यान रखना 7 सितंबर 2022 से किया जा रहा है।
फुल फॉर्म की बात करें तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। 7 सितंबर 2022 को इसको लॉन्च किया गया था और ये पूर्णतः जो है वो आपको ध्यान रखना है केंद्र सरकार द्वारा पोषित है, मतलब राज्य सरकार से 1 रुपया भी इससे नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो वर्तमान में 639 विद्यालय हैं और नेशनल लेवल के हमारा टारगेट बात करें तो 14,500 ऐसे विद्यालय हैं जिन्हें हम एक्स्ट्रा फैसिलिटी, एक्स्ट्रा बजट देकर पीएम श्री के तहत, पीएम श्री योजना के तहत जो है वो अलग से इन स्कूलों का डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रैंकिंग कितने मानकों पर है, तो रैंकिंग जो है वो 18 मानकों पर है। किसके द्वारा जारी की गई, तो मुख्य सचिव श्रीनिवास के द्वारा जो है ये जारी की गई। रैंकिंग में प्रथम स्थान किसका है, तो धावा जोधपुर। दूसरा स्थान कौन सा है, सावर अजमेर। तीसरा स्थान किसका है, तो मानपुरा माचेडी जो जयपुर में। ठीक है, आ गई बात समझ में। फिर आपको ध्यान रखना है राजस्थान के सुखदेव जांगीड़ एनआरआई है, मतलब विदेश में रहते हैं। इन्होंने कहा कि भी जोधपुर में जिस प्रकार का आईटी टेक्नो सिटी बनाया गया ना दुबई के अंदर, उसी प्रकार मैं जोधपुर में क्या करूंगा, 60,000 करोड़ रुपए का आईटी से टेक्निसिटी बनाऊंगा। ठीक है, तो नाम क्या है, तो प्रवासी है, सुखदेव जांगीड़ एनआरआई है और इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि भी जिस प्रकार से दुबई के अंदर टेक्नो सिटी बनाई गई है ना, आईटी टेक्नो सिटी, उसी प्रकार 60,000 करोड़ रुपए, कितने, 60,000 करोड़ रुपए के साथ में मैं जोधपुर के अंदर भी जो है वो इस प्रकार की एक टेक्नो सिटी बनाने वाला। हो गई बात समझ में। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि ऊर्जा के अवसर के लिए राजस्थान सरकार और इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस के साथ में एक एमओयू हुआ है, जिसमें हम ये पता करेंगे कि ऊर्जा की और क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, कितनी कैपेसिटी की और बढ़ाएं, उत्पादन कैसे बढ़ाएं और कौन कौन से विकल्प हमारे ऊर्जा से संबंधित हैं, उन्नत ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी की क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। इसके लिए एमओयू हुआ है IESA, इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस और राजस्थान सरकार के बीच में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, डिप्टी कमांडेंट शायद पेपर हुआ था जनवरी के अंदर, तो उसमें तो ध्यान रखना है। उद्योगपति डॉक्टर KL जैन को क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। एक तो ये क्वेश्चन पूछा है और एक क्वेश्चन जो है ये यहाँ पर पूछ लिया है, दिसंबर के हैं ये दोनों, कि केंद्रीय संचार मंत्रालय ने, डाक विभाग ने IIT दिल्ली की तर्ज पर IIT जोधपुर के अंदर JNG थीम पर आधारित राजस्थान का पहला डाकघर स्थापित किया है। कहां पर किया है, तो IIT जोधपुर के अंदर। हमने IIT दिल्ली वाला पढ़ लिया था कि विदेश में सबसे पहला कौन सा था, IIT दिल्ली में। JNG थीम पर है, मतलब पूरा डिजिटल होगा, सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ऑनलाइन ही करनी पड़ेंगी वहाँ पर, तो वो सारा सिस्टम यहाँ पर लागू होता है। IIT दिल्ली में देश का पहला था। राजस्थान की बात करें तो IIT जोधपुर के अंदर जो डाकघर है उसे JNG थीम पर आधारित ट्रांसफॉर्म अब कर लिया गया है। ये क्वेश्चन भी जो है वो ऑलरेडी पूछा जा चुका है पेपर के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें हैं। फिर आपको ध्यान रखना है SMS अस्पताल, ट्रामा सेंटर, स्किल लैब और रोटरी क्लब जयपुर के द्वारा जो 1908 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है, किसका, बेसिक लाइफ सपोर्ट का और CPR का। इसमें ध्यान रखना, ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको जो है वो नाम दर्ज कर दिया है राजकुमार राजपाल और राधेश्याम शर्मा के नेतृत्व में ये पूरा प्रोग्राम किया गया है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, डायरेक्ट देख लेना एक बार, मतलब इसमें क्या है, समझने से ज़्यादा रटने की आवश्यकता है। आप एक बार जो है वो इसको 2-3 बार रिवाइज करोगे तो देख लेना, समझ में आ जाएगा आपके। फिर आपको ध्यान रखना है, अजमेर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि भी अजमेर में हम महर्षि दयानंद पैनोरमा बनाएंगे और जालोर के अंदर क्या करने वाले हैं, कानड़ देव चौहान पैनोरमा बनने वाले। तो कानड़ देव कहाँ है, जालोर में, और अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती है। ठीक है, आगे बात समझ में चले। सरस राज सखी राष्ट्रीय मेले का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो जवाहर कला के अंदर जयपुर में है। आरोग्यम का भी ध्यान रख लेना, आरोग्यम, आरोग्यम 2026 का आयोजन भी कहाँ पर हुआ था, तो जवाहर कला के अंदर जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ था। आयोजक कौन है, तो राजीविका है। सरस राजसखी राष्ट्रीय मेले का आयोजन किसने किया है, तो राजीविका ने किया है। टीम क्या है, भारत एक सूत्रधार। टीम क्या है, भारत एक सूत्रधार है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है, उसमें प्रथम स्थान झुंझुनू का है और लास्ट स्थान किसका है, जैसलमेर का है। प्रथम किसका है, झुंझुनू का है और लास्ट किसका है, जैसलमेर का है। ये मैंने आपको बता दिया, जिजीविसा को 2 पुरस्कार दिए गए हैं। फिर आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि RHB 2073, सॉरी RHB 273 ये एक किस्म जो है वो लॉन्च की गई है, किसके द्वारा, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा के द्वारा, और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कौन सी है, ICRI सेट, इनके द्वारा 2 संस्थाएं मिलकर दोनों ने एक नई उन्नत बाजरे की किस्म को लॉन्च किया है। इसकी खासियत क्या है कि एक तो जो है वो इसकी पैदावार अधिक होती है, इसको पानी कम चाहिए होता है, इसको पकने के लिए समय कम चाहिए होता है, हर दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। और अलग क्या बनाता है इसको, 2 चीजें, एक तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो सिट्टा है ना इसका,
मतलब वो बाजरा को सिटो को नहीं होगी और है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, पुष्प गुच्छ। इसके ऊपर एक्स्ट्रा बाड़ होते हैं। अब वो एक्स्ट्रा बाड़ होने से जो पशु है ना, वो जो पक्षी है वो दाना चुगने आते हैं ना, उनको दाना नहीं चुगा जाएगा। इससे हमारा क्या होगा, पैदावार अपने आप थोड़ी सी एक तो बढ़ गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पुष्प गुच्छ हैं उसमें रेशे होते हैं जो कि इन पक्षियों द्वारा नुकसान पहुंचाने से बचाते हैं। एक आपको ध्यान रखना है, यह विश्व की पहली थ्री वे त्रिदा संकर बाजरा किस्म है। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले क्या होता है, पहला चरण जो है, इस पहले चरण में एक तो मेल हो जाएगी और एक फीमेल हो जाएगी, इन दोनों का क्रॉस होगा और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन के आएगा ना, इस प्रोडक्ट की वापस से हम जो है वो क्रॉसिंग कराएंगे या फिर मेटिंग कराएंगे, या फिर जो है वो थ्री वे हो जाएगा। मतलब तीन लोग जो है इसके बीज के उत्पादन में या संकरण में जो है वो शामिल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो वापस से एक जो है वो क्रॉस कराया जाएगा और ये जो प्रोडक्ट आता है, यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं, RH-P 273। तो ये अपने आप जो है वो और बीजों से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि भैया हमें इसका भी गुण चाहिए और इसका भी गुण चाहिए। ठीक है, यहाँ से हमने एक संकर बीज तैयार कर लिया। अब जो हमारे पास में प्रोडक्ट आया है, जो बीज आया है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम तीसरे व्यक्ति के गुण भी डाल देंगे या तीसरे बीज का भी गुण डाल देंगे। जैसे यहाँ पर ये जल्दी पकता है, इसको पानी की आवश्यकता कम होती है, और इसमें आपको ध्यान रखना, रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर एक्स्ट्रा है, तो इन तीनों के गुण जो है वो हम यहाँ पर लेके आ जाएंगे। इसे ही हम क्या बोलते हैं, थ्री वे संकर बोलते हैं या थ्री वे क्रॉसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये दुनिया की पहली थ्री वे त्रिदा संकर बाजरा की किस्म है, ये आपको ध्यान रख लेना। और इसका जो, अगर हम अखबार वाली कटिंग देखें ना, जहाँ से हमने तैयार किया है, तो अखबार वाली कटिंग में आप देखोगे कि आरएचबी जो है ये राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में मुख्य रूप से जो है वो पैदावार इसकी होने वाली है भविष्य में। और 13 से 28% तक अधिक पैदावार होता है और 75 से लेकर 76 दिन में, 75-76 दिन के अंदर इसका जो है प्रोडक्शन फाइनल तैयार हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो है ध्यान रखना, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। डाउनी मिल्ड्यू और ब्लास्ट नाम करके जो दो महत्वपूर्ण बीमारियां होती हैं जो बाजरे में उपस्थित रहती हैं, उनके अंदर हमें इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो सहायक रूप से लागू होती हुई दिखती है। ठीक है, अब जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा जो है दो अभियान चलाए गए हैं। एक तो रास्ता खोलो अभियान जयपुर जिला प्रशासन से है, तो रास्ता खोले गए हैं इसमें। और एक है जयपुर के बस्सी के अंदर नारी चौपाल लगाया गया है, जिसमें आपको ध्यान रखना है महिलाओं को उनसे संबंधित जो योजनाएं हैं, जैसे उज्ज्वला योजना है, लाडो प्रोत्साहन योजना है, इनकी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। आगे बात समझ में। फिर आपको ध्यान रखना है कि आपके राजस्थान के अंदर 3 डिस्कॉम है। राजस्थान में क्या है, 3 डिस्कॉम। एक तो कौन सी है, जयपुर, एक है जोधपुर और एक है अजमेर। ठीक है, ये तीन जो डिस्कॉम है, इन तीनों डिस्कॉमों के अंदर जयपुर डिस्कॉम एक ऐसी डिस्कॉम बन गई है जिसने विशेष अभियान चलाकर इसके जो 18 सर्किल हैं, 18 ग्रामीण और शहरी सर्किल हैं, इसमें सिंगल फेज और थ्री फेज के जितने भी मीटर थे जो खराब थे, उनको बाहर कर दिया, बाहर करके और रिप्लेस करके नया मीटर लगा दिया। तो मतलब आज के दिन जयपुर डिस्कॉम की ये स्थिति है कि आपको एक भी मीटर खराब नहीं मिलेगा, ऑन डॉक्यूमेंट तो एटलीस्ट नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऑन डॉक्यूमेंट जो है वो आपको एक भी खराब या डिफेक्टिव मीटर यहाँ पर नहीं मिलने वाला। कौन सी डिस्कॉम में, जयपुर डिस्कॉम के अंदर। आगे बात समझ में। चलें आगे। जयपुर के दो अभियान कौन से थे, एक तो नारी चौपाल था जो बस्सी में चलाया गया था। रास्ता खोलो अभियान जो है वो जयपुर जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया है। और जयपुर डिस्कॉम जो है इसके अंदर डिफेक्टिव मीटर जो है वो सारे के सारे हटा दिए गए हैं। और क्या कहा गया कि भैया पहली बार ये हुआ है कि राजस्थान सरकार द्वारा दो मॉडल अपनाए गए हैं सोलर एनर्जी के अंदर। एक तो वर्चुअल नेट मीटरिंग है जिसे हम वीएनएम कहते हैं, और एक ग्रुप नेट मीटरिंग है। ये दोनों व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर लागू की गई हैं। कितने कैपेसिटी के अंदर, 1 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट तक। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आप इन दोनों मॉडल को अपनाते हो, इन दोनों मॉड्यूल को अपनाते हो, जिसमें एक तो है VNM और एक है GNM, इन दोनों को अगर आप अपनाते हो तो आपको व्हीलिंग चार्ज, बेकिंग चार्ज, क्रॉस सब्सिडी आदि में 100% तक की छूट मिली। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रुप नेट मीटरिंग की। ग्रुप नेट मीटरिंग, ग्रुप नेट मीटरिंग में क्या है, मान के चलो कोई व्यक्ति है, उसके 10 जगह पर प्लांट चल रहे हैं, सोलर प्लांट है। मान लो मैं एक कॉलोनी में रहता हूँ और उस कॉलोनी में मेरी 3 जगह पर ज़मीन है, 3 जगह पर प्लॉट है, जिसमें एक तो जो है वो मान लो कि मैं लाइब्रेरी चला रहा हूँ, एक तो मैं क्या चला रहा हूँ, लाइब्रेरी चला रहा हूँ। ठीक है,
दूसरी जगह पर मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरी जगह पर मान लो मैंने शॉप चला रखी है, ठीक है, और तीसरी जगह पर जो है वो मान लो मैंने कोचिंग खोल रखी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि भैया यहाँ पर भी मैं लाइब्रेरी में सोलर लगा लूँ, पीएम सूर्यघर योजना के तहत शॉप पर भी मैं सोलर लगा लेता हूँ, और तीसरी जगह मतलब कोचिंग पर भी जो है वो मैं सोलर लगा लेता हूँ। परंतु स्थिति ये है कि प्रत्येक जगह पर मेरे को अलग अलग मीटर लगाने पड़ेंगे। इस स्थिति में ग्रुप नेट मीटरिंग का काम क्या रहता है कि इन तीनों में जितना भी जनरेशन होता है, इन तीनों के अंदर 1 मीटर लगा जाएगा। इन तीनों का क्या लग जाएगा, 1 मीटर लग जाएगा। मतलब अब तीनों में जो भी प्रोडक्शन होगा उसकी नेट मीटरिंग जो है, नेट मीटरिंग जो है टोटल जो एक्सपोर्ट कितनी यूनिट करी है, टोटल इंपोर्ट कितनी यूनिट करी है, वो सारी की सारी एक ही मीटर में कैलकुलेट हो जाएंगे। ये तो क्या होती है, ग्रुप नेट मीटरिंग होती है। एक व्यक्ति 1 मीटर, ठीक है। ये कंसेप्ट तो हो गया जीएनएम का। अब वीएनएम का क्या है, वर्चुअल नेट मीटरिंग है। वीएनएम क्या है, वीएनएम वीएनएम क्या है, वर्चुअल नेट मीटरिंग है। मान के चलो मैं ये चाहता हूँ कि यार मैंने तो जो है वो इसकी मतलब मेरे तो जो ज़्यादातर काम है, जैसे मान लो मैंने इंडक्शन ले लिया घर में, और मैंने स्कूटी ले ली है, इलेक्ट्रॉनिक ओला स्कूटी ले ली है, इलेक्ट्रॉनिक की मैंने टाटा की बढ़िया सी गाड़ी ले ली है। अब मेरा जो है वो खपत बिजली की ज़्यादा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि भैया मैं सोलर जो पैनल है वो लगवा लेता हूँ, 5 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा लेता हूँ। पर मेरे पास में तो छत ही नहीं है, मेरे पास में छत नहीं होने के कारण मैं नहीं लगा सकता। तो ऐसे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए राज्य सरकार ने वीएनएम चलाया है। मतलब आपके पास में अगर छत नहीं है, आपके पास में छत नहीं है, मकान नहीं है, तो आप क्या करोगे, आसपास में 5 7 10 आदमी मिलकर आसपास का कोई खाली जो स्पेस है, उस खाली स्पेस पर आप क्या करोगे, मीटर लगा, अपना जो है प्लांट लगा लोगे। अब उस खाली स्पेस को आप किराए दे देना, और आप सभी का जो है वो यहाँ पर सोलर एनर्जी से काम हो जाएगा। इस प्रकार से ग्रुपिंग के माध्यम से अलग अलग लोगों को एक ही, अलग अलग व्यक्ति और इनका 1 मीटर, इसको हम क्या बोल रहे हैं, वर्चुअल नेटवर्क मीटरिंग, वर्चुअल नेट मीटरिंग बोल रहे हैं। आ गई बात समझ में। तो ये दोनों मॉडल जो है ये यहाँ पर अपनाए गए। कितनी कैपेसिटी, 1 किलोवाट से 1 मेगावाट तक, ठीक है। चलें आगे। फिर राजस्थान के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर एक बागिन है जिसका नाम है रानी। उन्होंने एक साथ 5 शावक दिए हैं, एक साथ 5 बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें से एक क्या है, व्हाइट टाइगर है। और इन्होंने दूसरी बार जो है व्हाइट टाइगर को यहाँ पर जन्म दिया है। आगे बात समझ में। फिर चलते हैं। महाराणा भूपाल नोबल संस्थान का 104वां स्थापना दिवस था। ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें जो है मुख्य अतिथि के रूप में राजनाथ सिंह जी ने भाग लिया है, ठीक है। इसलिए ये अपने आप में क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। उदयपुर में इसका आयोजन किया गया है। विकसित भारतीय यंग लीडर का मैंने आपको बता दिया, जोधपुर में इसका आयोजन हुआ था। आरोग्यम का जो है वो ज्वार कला के अंदर जयपुर के अंदर आयोजन हुआ है। सिक्कर अर्बन हार्ट का आयोजन सिक्कर में हुआ है। और रन फॉर स्वदेशी कार्यक्रम का आयोजन जोधपुर के अंदर हुआ है। 150वां मैंने बताई दी। तो ऑलमोस्ट चीजें हम जो है यहाँ पर कवर कर चुके हैं। हैंडीक्राफ्ट एक्सपो का मैंने बता दिया, कॉन्फ्रेंस का मैंने बता ही दिया है, उच्च शिक्षा विभाग वाला मैंने बता दिया है। और हाँ, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये कहा कि भाई 510 पक्षियों की प्रजाति है, जिसमें से 3 प्रजाति क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है, 14 प्रजाति जो है वो रेड डाटा बुक के अंदर है, और 6 प्रजाति ऐसी हैं जो शिकारी पक्षी श्रेणी के अंदर है और गंभीर कैटेगरी के अंदर शामिल है। कुल आपको ध्यान रखना है कितने हैं, 510 प्रजाति हैं, और शिकारी प्रजाति में 6 हैं, 3 प्रजातियां क्रिटिकल हैं, और 14 प्रजाति जो है वो रेड डाटा बुक के अंदर शामिल की गई। फिर आपको जो है वो जीआई टैग पढ़ना है, जियोलॉजिकल जो आइडेंटिटी है उसका टैग यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, नागौरी अश्वगंधा को 22वां प्रोडक्ट के रूप में राज्य का 22वां उत्पाद है जिसे जीआई टैग दिया गया है। और अगर हम बात करें कृषि श्रेणी के अंदर, तो कृषि श्रेणी में ध्यान रखना है कि सांगरी के बाद में दूसरा स्थान है इसका। तो वैसे ऑल ओवर की बात करें तो जीआई टैग जो है वो 22वां है। किसको दिया गया है, तो नागौरी अश्वगंधा को दिया गया है। अगर हम बात करें कृषि श्रेणी में, तो कृषि श्रेणी में पहला किसको दिया गया था, सांगरी को, और दूसरा किसको दिया गया है, तो नागौरी अश्वगंधा को दिया गया है। फिर हम देखते हैं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 जो है इसका आयोजन 1 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक किया गया था। आयोजक जो है इसके परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग राजस्थान है। और थीम क्या है, सीख से सुरक्षा टेक्नोलॉजी से परिवर्तन। सीख से सुरक्षा टेक्नोलॉजी से परिवर्तन, ये इसका क्या रहने वाला है, थीम रहने वाली है। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा का आयोजन कब किया गया है, 1 जनवरी से 31 जनवरी, मतलब जनवरी का महीना पूरा पैक मानो इसमें,
ठीक है। रिको की दो नई ब्रांडिंग है। इसमें ये कहा गया है कि भाई जिस क्षेत्र में रिको क्षेत्र के अंदर जो एरिया 50 हेक्टेयर से कम है उसे हम क्या बोलेंगे, आईजीपी। उसे हम क्या बोल देंगे, आईजीपी बोलेंगे। आईजीपी का मतलब है इंडस्ट्रियल ग्रोथ पार्क। आईजीपी का मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पार्क है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे REIZ। REIZ जो है वो रिको इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट जोन है। इसका जो है वो ध्यान रखना है, 50 हेक्टेयर से ज़्यादा की अगर कोई भूमि है, 50 हेक्टेयर से ज़्यादा की अगर कोई भूमि है उसे हम क्या बोलते हैं, REIZ बोलते हैं। ठीक है। और अगर 50 हेक्टेयर या उससे कम है तो आईजीपी। आईजीपी का मतलब है इंडस्ट्रियल ग्रोथ पार्क। ये दो कैटेगरी हैं, देखो तो देख लेना, बाकी इतना कोई खास नहीं है। राजीविका और MNIT जयपुर के अंदर MOU हुआ है। किस लिए हुआ है कि राजीविका की जो भी योजनाएं हैं उनका प्रभावी तरीके से मूल्यांकन हो, शोध कार्यों में सुदृढ़ता बने, इसके लिए राजीविका और MNIT के अंदर एक जो है वो MOU किया गया है। इसके अलावा राजीविका ने एक और MOU किया है बेयरफुट कॉलेज अजमेर में। क्यों? क्योंकि 40 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण ग्रामीण महिलाओं को दिया जाएगा और उसके लिए बेयरफुट कॉलेज अजमेर और राजीविका के मध्य MOU हुआ है। इसी प्रकार का एक MOU हुआ है RSLDC, राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड CIPP, मतलब सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक पॉलिसी। इनके मध्य MOU हुआ है कि भैया 3.5 लाख युवाओं को हम क्या करेंगे, नौकरी प्रदान करेंगे। ये MOU ही है, MOU ही रह जाएंगे। नौकरियां तो आप सभी को पता है कि भैया किस प्रकार से मिल रही हैं, कितनी मारदाड़ है, एक सीट पर कितना कंपटीशन है, वो सारी चीज़ें आपको पता ही है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 3 MOU हैं, एक तो राजीविका और MNIT के मध्य हुआ है कि भाई योजनाओं का प्रॉपर मूल्यांकन हो जाए। राजीविका और बेयरफुट में हुआ है कि 40,000 महिलाओं को हम प्रशिक्षण दे दें, ग्रामीण महिलाओं को 40 दिवसीय प्रशिक्षण दे दें। और RSLDC और CIPP के मध्य हुआ है कि भाई 3.5 लाख युवाओं को हम नौकरी दे देंगे। ठीक है। और फिर आपको ध्यान रखना है क्लाइमेट एंड ग्रीन हाउस रेफरेंस सेंटर। पहले तो ये देखो कि ये है क्या। क्लाइमेट एंड ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन का काम क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस से संबंधित जो गैसें हैं, एनवायरनमेंट में जो जो भी गैस उपलब्ध है उसकी क्या क्या कंसिस्टेंसी है, एनवायरनमेंट के अंदर किसकी कितनी उपलब्धता है, कितना वायु प्रदूषण फैल रहा है, उस सभी की मॉनिटरिंग के लिए इस स्टेशन की स्थापना की जाती है। और ये स्टेशन अब बीकानेर में जो है वो स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना के लिए दो संस्थाएं, एक तो बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, और भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, इन दोनों के मध्य 5 वर्ष तक के अंदर इसकी स्टेशन की स्थापना करने को लेकर एक MOU हुआ है। तो 4 MOU हुए हैं। एक तो राजीव का MNIT के मध्य हुआ है, राजीव का बेयरफुट के अंदर बेयरफुट कॉलेज अजमेर में हुआ है, एक RSLDC और CIPP के मध्य हुआ है 3.5 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए, और क्लाइमेट एंड ग्रीन हाउस रेफरेंस स्टेशन के लिए किसका हुआ है, राजस्थान बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी और एक जो है आपका भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान के मध्य हुआ है। ठीक है। आगे बात समझ में। फिर आपको ध्यान रखना है कि भैया अभी पिछले दिनों में आपको ध्यान हो अंता चुनाव से जस्ट पहले की बात है, तो उस समय जो है वो झालावाड़ के अंदर एक दुर्घटना हुई थी जिसमें एक स्कूल की छत बच्चों पर गिर गई थी और लगभग 7 बच्चों की वहां पर मृत्यु हुई थी। अब जो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उन्होंने एक क्षुद्र ग्रह का नाम जो है इनके नाम पर लिखा है, परमिस्का। अब परमिस्का में ध्यान रखना, प्रियंका, मीना, ठीक है, मनीष, कुंदन, कान्हा, इन सभी के नाम को जोड़ जाड़ के और परमिश का नाम रखा है। ठीक है। एक प्रोजेक्ट चलाया गया है जोधपुर पुलिस के द्वारा जिसका नाम है आपनी हताई प्रोजेक्ट। इसमें होगा क्या कि पुलिस वाले गांव पे, चौराहे पे, नुक्कड़ पे बैठेंगे, जनता के साथ में संवाद करेंगे, अगर कोई क्राइम हो रहा है तो उसकी जानकारी कलेक्ट करेंगे, और पुलिस की क्या योजनाएं हैं, पुलिस के क्या प्रोग्राम है, पुलिस के क्या प्रयास हैं क्राइम को कम करने के लिए, जनता में विश्वास उत्पन्न करने के लिए, उन सभी की जानकारी जो है वो आदान प्रदान यहाँ पर की जाएगी। ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत जोधपुर पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी चौपाल पर बैठकर आम लोगों से बातचीत करने वाले हैं। तो अगर आपसे पूछे कि आपनी हताई प्रोजेक्ट जो है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो जोधपुर पुलिस के द्वारा जो है इसे संचालित किया जा रहा है। ठीक है। इस महीने की चर्चित किताबें कौन सी हैं, तो अटल संस्मरण अशोक टंडन के द्वारा लिखी गई है, मरुधरा के प्रेरणा कुंज राव शिवराज पाल सिंह के द्वारा लिखी गई है, और मेरी संसार यात्रा पंडित गिरधर शर्मा के द्वारा लिखी गई है, और इसका इनोग्रेशन जो है वो किसके द्वारा किया गया है, विमोचन जो है वो इसका किसके द्वारा किया गया है, वासुदेव देवनानी के द्वारा।
विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है। और मेरी मुलाकातें जो हैं वो विधायक गोपाल शर्मा के द्वारा लिखी गई हैं, जो कि कहाँ के हैं, सिविल लाइन के, सिविल लाइन जयपुर के ये क्या हैं, विधायक हैं। ठीक है, प्रताप सिंह खाचरियावास के सामने जो है इन्होंने जीता है सिविल लाइन वाले एरिया को। और इसका जो इनॉग्रेशन है, इसका विमोचन जो है वो आपको ध्यान रखना है, एक तो वासुदेव देवनानी और एक राज्यपाल महोदय के द्वारा इसका जो है वो इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, तो मेरी मुलाकातें जो है वो विधायक गोपाल शर्मा की द्वारा लिखी गई किताब है। मेरी संसार यात्रा जो है वो पंडित गिरधर शर्मा के द्वारा लिखी गई है। मरुधरा के प्रेरणा कुंज राव शिवराज पाल सिंह के द्वारा लिखी गई है। और अटल सेंसमेंट जो है वो अशोक टंडन के द्वारा लिखी गई है। 4 किताबें हैं। 3 किताबें हम जेएलएफ के अंदर भी पढ़ चुके हैं, द अनबिकमिंग वगैरह वो देखी थी ना आपने, वाजपेयी जी के द्वारा लिखी गई थी जो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर आपको ध्यान रखना है कि एक मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च की गई है पंचायती राज मंत्री मंथन दिलावर जी के द्वारा। और एक कौशल रथ जो है ये स्टार्ट किया गया है सिक्कर में, सिक्कर में कौशल रथ किया गया है केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी के द्वारा। कौशल रथ क्या है कि भैया बच्चों में कौशलता कैसे बढ़ाई जाए और जागरूकता कैसे बढ़ाई जाए, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो बच्चे रह रहे हैं उनको रोजगार के लिए कैसे सुनहरे अवसर उपलब्ध कराए जाएं, इनके लिए कौशल रथ की जो है वो रवानगी यहाँ से की गई है। किसके द्वारा, केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी के द्वारा। और कहाँ से की गई है, ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान सीकर के द्वारा। आगे बात समझ में, चलें आगे। ठीक है, फिर जयपुर के अंदर ध्यान रखना टर्मिनल है उसको एआई आधारित क्यू मैनेजमेंट सिस्टम किया कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भीड़ कम हो, समय कम लगे, उसके लिए चेकिंग वगैरह जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हो। फिर आपको ध्यान रखना है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है वहां पर दीव के अंदर आयोजित हुए हैं। 2 स्वर्ण 3 कांस्य सहित कुल 5 पदक जीतकर राजस्थान जो है वो 10वें स्थान पर है। राजस्थान खेलो इंडिया बीच गेम में कौन से स्थान पर है, 10वें पर। में हम नेशनल में भी कवर करेंगे, इस गेम्स का जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कवर कर लेंगे। तो आपको ध्यान रखना 2 स्वर्ण 3 कांस्य सहित कुल 5 पदक है। 10वीं रैंक जो है वो यहाँ पर प्राप्त की है। अब तो स्वर्ण की बात करें तो महिला में पुरुष की कबड्डी टीम जो थी उसने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। सूरज गोरा, रवि चौधरी और चेना राम ने जो है वो यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और झज्जर में 38वीं सब जूनियर नेशनल सॉफ्ट प्रतियोगिता के अंदर ध्यान रखना पुरुष श्रेणी के अंदर कांस्य पदक जीता है और महिला श्रेणी में, पुरुष श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है और महिला श्रेणी के अंदर कांस्य पदक जीता है। ठीक है, कोलकाता में जूनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता हुई थी जिसमें 2 स्वर्ण 3 कांस्य सहित कुल 5 पदक जीते हैं। और राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण विनियमन 2005, इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया था भाई, है ना, क्लासेज की जो घंटों की संख्या है वो पूछी गई थी। तो इसमें ध्यान रखना पहली बार एक निगरानी समिति बनी है, वो कहाँ पर बनी है, कोटा के अंदर। इस अधिनियम के तहत पहली बार जो निगरानी समिति बनी है वो कहाँ बनी है, कोटा के अंदर बनी है। ठीक है, आगे बात समझ में, चलें आगे। फिर 12 जनवरी को मैंने बताया था कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। 163वीं स्वामी विवेकानंद जी की जयंती थी और इस उपलक्ष्य में हरिभाऊ वागड़े जी की अध्यक्षता में कोटा के अंदर सेवा संगम कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। किस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, सेवा संगम कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, और लास्ट हमारी आज की न्यूज है कि 1 जनवरी 2026 को नागौर के पूर्व सांसद भानु प्रकाश मिर्धा का यहाँ पर निधन हो गया है। ठीक है, तो युवा से संबंधित यहाँ पर अब की बार खूब कार्यक्रम हमें देखने को मिले हैं क्योंकि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 2026 को मनाया गया है। क्यों मनाया गया है कि स्वामी विवेकानंद जी की 163वीं जयंती यहाँ पर थी। और 263वां स्थापना दिवस किसका था, सवाई माधोपुर का था। सवाई माधोपुर में अमृत महोत्सव था, किन्नू महोत्सव श्री गंगानगर के अंदर था। और आरोग्यम आपका कहाँ पर है, जयपुर में जवाहर कला केंद्र के अंदर था। तो एक्सपो की बात करें तो एक्सपो जो है हैंडीक्राफ्ट का आपका जोधपुर में है। अगर रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो की बात करें तो वो कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्टोन मार्ट कहाँ पर है, जयपुर के अंदर था। बर्ड फेस्टिवल मेनार में था और एक आपका जो है वो जयपुर के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है। राजस्थान का करंट अफेयर हमने जनवरी का कवर कर ही दिया है। कुछ 1-2 चीज़ें अगर एक्स्ट्रा और होती हैं तो आपको नोट्स में मिल ही जाएंगे। नोट्स आपको मोस्ट प्रोबेबली आज शाम को या फिर कल सुबह तक जो है वो एप्लीकेशन में मिल जाएगा। जनवरी महीने का टेस्ट भी मिल जाएगा और अब लेटेंसी नहीं रहने वाली है, लगातार क्लासेस आने वाली हैं। जनवरी का आएंगी, जनवरी की खत्म होते ही फरवरी की स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आपको शिकायत का मौका एग्जाम तक नहीं मिलेगा। अभी तक जो लेट हुआ वो आप समझ सकते हो कि भैया शादियों का मौसम था और थोड़ी बहुत लेट हो ही गई। मैं ये स्वीकार करता हूँ कि भाई गलती हुई है। ठीक है, और आपने जितनी भी मतलब ओड़ में दी हैं आपकी तरफ से, जितना भी ये मान के चलो कि
शिकायतें थी वो सब सर माथे पर हैं, और उन अब आगे से आपको जो वो शिकायतों का मौका नहीं दिया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ में आज के सेशन को बाइंड अप करते हैं, राजस्थान के जनवरी महीने के करंट अफेयर को बाइंड अप करते हैं, और मिलते हैं अगले सेशन में जिसमें हम इंटरनेशनल करंट अफेयर को पढ़ेंगे जनवरी महीने के, फिर नेशनल गेम्स और फिर टेक्नोलॉजी वाला पोर्सन। ठीक है, तो चलें, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।